ओके चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स, जो कि जो लोग मतलब कॉलेज में हो या फिर 11-12 में किए हो तुम लोग, ठीक है। लेकिन फिर से हम लोग करेंगे और कुछ नए तरीके से देखेंगे कि और क्या क्या हम लोग इसमें ज्यादा सीख सकते हैं, किस तरह से फाइनल अकाउंट्स होता है, क्यों होता है, इसका क्या मतलब नेसेसिटी क्या है, हम लोग क्यों फाइनल अकाउंट्स करते हैं, ये सारा चीज डिटेल्स में पढ़ेंगे। ट्रेडिंग पीएल का मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। तो आज हम लोग फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, फाइनल अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि जब अकाउंट्स फाइनली हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सारे चीज के बाद, जैसे तुम लोग को पता होगा जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है उसमें सबसे पहले जर्नल होता है, ठीक है। जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर। लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनता है और इस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल, हम इसे एक बार अलग ही लिख रहे हैं, ट्रेडिंग पीएल, और फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। हम लोग सबसे पहले जर्नल प्रिपेयर करते हैं, जर्नल एंट्री पास करवाते हैं, फिर उस जर्नल को लेजर में पोस्ट करते हैं। यहाँ पर होता है पोस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर होता है पोस्टिंग, इसे बोला जाता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग होता है, फिर पोस्टिंग होता है, फिर ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, लेजर, जितना हेड का लेजर है वो सारे हेड को हम लोग ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट साइड बोल के दो साइड प्रिपेयर करके उसमें लिखते हैं। जहाँ पर डेबिट साइड में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, कौन कौन सा हेड लिख सकते हैं, डेबिट साइड में हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है, और क्रेडिट साइड में हम लोग लिख सकते हैं इनकम, और यहाँ पर लिख सकते हैं एसेट्स, और यहाँ पर लिख सकते हैं लाइबिलिटी। अब उसी बेसिस पे हम लोगों को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है। तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर क्यों करते हैं, फाइनल अकाउंट से हम लोगों को बिजनेस का क्या पता चलता है, हम लोग को बिजनेस का दो चीज पता चलता है। एक तो होता है बिजनेस का जो इनकम स्टेटमेंट है वो, और पोजीशन स्टेटमेंट। हम लोग को दो चीज पता चलता है, एक हमारा इनकम क्या है, ठीक है, इसे बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, के थ्रू से हमें पता चलता है हमारा इनकम क्या है, और एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है, पोजीशन स्टेटमेंट। तो सारे साल बिजनेस करोगे तो बिजनेस करने के बाद एक इंटेंशन तो रहेगा ना, ये पता करना कि तुम्हारे बिजनेस का पोजीशन क्या है, और तुम्हारे बिजनेस करके तुम्हें इनकम क्या हो रहा है, मतलब तुम्हारा बिजनेस जो है ये प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट का दो पार्ट होता है, एक तो होता है ट्रेडिंग और एक होता है पीएल, ठीक है। तो तुम लोग बता सकते हो ट्रेडिंग से हम लोगों को क्या मिलता है, ट्रेडिंग से हम लोगों को क्या मिलता है, और पीएल से हम लोगों को क्या मिलता है। मैम ट्रेडिंग से नेट, पीएल से ग्रॉस, उल्टा होता है ट्रेडिंग। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट और पीएल से क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और पोजीशन स्टेटमेंट मतलब किस चीज का पोजीशन पता करते हो, बैलेंस शीट में क्या लिखते हो, बताओ किस चीज का पोजीशन पता करते हो, बताओ। कैपिटल। क्यों, बैलेंस शीट का मेन दो हेड बताओ ना, कैपिटल तो जरूर, कैपिटल तो पता चलेगा ही, बैलेंस शीट में कैपिटल रहता है तो आफ्टर, हाँ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, इसका पोजीशन पता चलता है कि हमारा बिजनेस जो है उसमें कितना हमारा एसेट है और कितना लाइबिलिटी है। अब एसेट और लाइबिलिटी, इधर लाइबिलिटी होता है, इधर हो जाता है एसेट, ठीक है। और यहाँ पर जो कैपिटल रहता है, ठीक है, कैपिटल का भी पता चलेगा सारी चीज, जैसे कैपिटल पता चल सकता है हमें, क्रेडिटर पता चल सकता है, इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में क्या हो सकता है, कुछ लोन वगैरह है तो वो पता चल सकता है, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ठीक है, ये सब पता चलता है। अब ट्रेडिंग से पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट का, और पीएल से पता चलता है नेट प्रॉफिट का। तो दो तरह का प्रॉफिट क्यों, दोनों में फर्क क्या है, क्यों दो तरह का प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वाई टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, बताओ। क्योंकि
ये चीज तुम लोग करके आए हो, लेकिन इसका कंसेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट, क्यों नेट प्रॉफिट? मैम ग्रॉस प्रॉफिट में बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम ऐड या वो होता है इसलिए। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह रहता है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, आई एग्री। और इसमें पीएल से आता है नेट प्रॉफिट। बस मुझे इतना बताओ कि दोनों प्रॉफिट में फर्क क्या है? ये भी तो प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, बट इन दोनों में फर्क क्या है? बता सकता है कोई मुझे, फर्क क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क? कुछ भी, जो भी समझ में आता है, जो भी किए हो, कुछ भी दिमाग में है, कुछ भी याद आ रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का शायद। एक्चुअली देखो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जहां से आता है इसका नाम होता है ट्रेडिंग, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि इनकम स्टेटमेंट हम लोग को दो स्टेटमेंट मिलता है। जैसे तुम लोग एग्जाम वगैरह देते हो ना, तो वहां से तुम लोग को दो चीज पता चलता है। एक तो तुम लोग को मार्क्स कितना मिला, और एक तुम लोग पूछते हो ना कि किसको ज्यादा मिला, या फिर मतलब नॉर्मल बता रहे, ठीक है। मुझे मार्क्स से वैसे कोई लेना देना नहीं होता है, मार्क्स से हम किसी का इवैल्यूएशन नहीं कर सकते इस तरह से। लेकिन हाँ, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके साथ साथ एसेट एंड लायबिलिटी से ऑब्वियसली हम लोग बिजनेस का जो है इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि ये जो बिजनेस चल रहा है ये प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, इसमें लॉस है, प्रॉफिट है, ऑब्वियसली पता चलता है। लेकिन हम स्टूडेंट के लिए नहीं बोलेंगे कि किसी को कम मिला तो वो खराब है, किसी को ज्यादा मिला तो वो अच्छा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि तुम लोग को जब भी तुम लोग का रिजल्ट आउट होता है तो तुम लोग एक चीज तो देखते हो कि कितना मार्क्स मिला, ठीक है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। और एक देखते हो तुम लोग किस पोजीशन में हो, 1 से 10th के अंदर हो, या फिर फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, ये तुम्हारा पोजीशन दो तरह का। इसी तरह से बिजनेस में भी दो स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट से हम लोग को पता चलता है प्रॉफिट का, एक स्टेटमेंट से हम लोग को पता चलता है क्या एसेट हमारा बना है, क्या लायबिलिटी हमारा बना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जहां से फाइंड आउट होता है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। अब तुम लोग शायद पता है तुम लोग को ट्रेडिंग में क्या क्या लिखते हो। ट्रेडिंग में तुम लोग पहले तो लिखते हो ओपनिंग स्टॉक, जिसे अभी बोला जाता है इन्वेंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। कंसेप्ट को अच्छे तरह से समझो। ओपनिंग स्टॉक जिसे बोला जाता है इन्वेंट्री। ओपनिंग क्यों? अगर ये हमारा ओल्ड बिजनेस है, ओल्ड बिजनेस होगा तभी ओपनिंग स्टॉक मिलेगा। एक चीज समझो, अगर आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो दिस ईयर, सपोज 2020 में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और अभी भी एक 1 ईयर कंप्लीट नहीं किए हो, तो कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं रह सकता है, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं रह सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस ये रनिंग बिजनेस है, मतलब 1 साल कंप्लीट करके दूसरे साल में आ रहे हो, तो ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली हो सकता है। और भी पुराना है, 10 साल 20 साल पुराना, तो ओपनिंग स्टॉक तो रहेगा ही रहेगा। तो एक हो गया ओपनिंग स्टॉक। एक हो गया परचेस। परचेस मतलब नया जो स्टॉक खरीदते हैं उसे बोला जाता है परचेस। इसके अलावा परचेस करने के टाइम पे हम लोगों ने अगर कुछ एक्सपेंस किया है, देखो कुछ भी चीज अगर हम लोग खरीदते हैं उसमें एक्सपेंस होता है। लाइक फिक्स्ड एसेट खरीद लो या करंट एसेट खरीद लो, ठीक है। फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट हो सकता है एक्सपेंस हो सकता है ना भी हो, नॉर्मली एक्सपेंस होता है। जैसे मान लो करंट एसेट, करंट एसेट मतलब काजल एडमिट हो ही नहीं रहा, अच्छा ठीक है। तो देखो फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। तो करंट एसेट जो है, ठीक है, करंट एसेट में तुम लोग को शायद पता हो जैसे कि डेटर होता है, ठीक है। करंट एसेट का एक बार हम बता देते क्या होता है। देखो करंट एसेट मतलब होता है जो एसेट हमें विद इन 12 मंथ्स के अंदर ही क्या होगा, वो 12 मंथ्स के अंदर ही हमें बेनिफिट देगा, उसके आगे नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि डेटर, कैश, और जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, ठीक है। सबसे मतलब मेन पॉइंट करंट एसेट का ये होता है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ये हमेशा याद रखो, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। जो सब जो मतलब जो भी चीज हमारा इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, लिक्विडिटी, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। तो जैसे देखो कैश क्या होता है, कैश हमारा सबसे लिक्विड एसेट है। लिक्विड का मतलब ही करंट एसेट होता है। और डेटर देख लो, डेटर मतलब क्या होता है, जिससे पैसा मिलेगा, ऐसा कस्टमर जिसको हम लोगों ने क्रेडिट में सेल किया है। अब ये डेटर से भी हमें क्या मिल जाएगा, कैश मिलेगा कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली देखो ना, तुम लोग थोड़ी चाहोगे कि इस साल का डेटर 10 साल बाद तुम्हें पैसा दे, नहीं। इसीलिए डेटर को करंट एसेट कहा जाता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये 12 मंथ्स के अंदर ही हम लोगों को पेमेंट कर दे, मतलब कम से कम 1 साल के अंदर। इससे ज्यादा तो तुम क्रेडिट नहीं देना चाहोगे।
तो ये डेटर, कैश, इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल हो सकता है। इसके अलावा करंट एसेट में क्या हो सकता है, स्टॉक जो हमारे बिजनेस का है, क्लोजिंग स्टॉक जो कि तुम लोग लिखते हो फाइनल अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, वो भी हमारा क्या होता है, करंट एसेट होता है। तो वही स्टॉक का यहाँ पर देखो कैलकुलेशन चल रहा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, यानी जो स्टॉक हम लोगों ने इस साल खरीदा है, और ये स्टॉक परचेस करते हुए अगर हम लोगों से कोई भी एक्सपेंस हुआ है, जिसे तुम लोग अभी बोल रहे थे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट क्यों, क्योंकि ये स्टॉक को रिलेट कर रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब पहले स्टॉक खरीदोगे तभी ना सेल कर पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है बिजनेस में, सबसे पहला काम होता है कि हम लोग जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उससे स्टॉक, अगर हम लोग मतलब कुछ गुड्स बेच रहे हैं, देखो दो चीज का बिजनेस हो सकता है, एक तो गुड्स मतलब सेल कर दो या फिर सर्विस सेल करो। अगर सर्विस सेल करना है तो कुछ स्टॉक नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो अलग बात है, लेकिन जो लोग गुड्स का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए स्टॉक इकट्ठा करना जरूरी है। किसी का लैपटॉप का दुकान है, किसी का मान लो बुक्स का शॉप है, किसी का मान लो मोबाइल का शॉप है, किसी का ग्रोसरी शॉप है, तो उन लोगों के लिए स्टॉक बहुत मायने रखता है। अगर स्टॉक रहेगा नहीं तो बेचेगा क्या। लेकिन जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक हम, ठीक है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेरे लिए इस टाइप का कोई चीज स्टॉक करने का जरूरत नहीं है। हाँ, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे एक बोर्ड चाहिए, मुझे एक कैमरा चाहिए, वो अलग चीज है, ठीक है, वो मेरा फिक्स्ड एसेट की तरह काम करेगा, वो मेरा करंट एसेट नहीं है, ठीक है। तो जो भी ट्रेडर मतलब गुड्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए स्टॉक इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। और ट्रेडिंग में हम लोग यही डेटा इकट्ठा करते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक पहले से है, अगर कुछ है तो, अगर हम लोगों ने कुछ इस साल खरीदा है वो, और ये जो परचेस है, ये जब हम लोगों ने स्टॉक परचेस किया, इसे परचेस करने के लिए हो सकता है हमने लेबर को कुछ पे किया तो उसका खर्चा यहाँ पर देना पड़ेगा। हो सकता है हमारा कुछ फ्रेट लग गया हो, तो फ्रेट इसे बोलते हैं इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड का मतलब होता है लेके आने का खर्चा, ठीक है। तुम लोग फ्रेट आउटवर्ड भी सुने होंगे, उसका कंसेप्ट भी बताएंगे। फ्रेट इनवर्ड मतलब जब गुड्स को लेके आ रहे हो इनवर्ड, ठीक है, लेके आ रहे हो उसके लिए जो फ्रेट लग रहा है। तो कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज कैरी करके लेके आ रहे हो, कैरेज इनवर्ड, ये सारा इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है। इनवर्ड मतलब गुड्स को कैरी करके लेके आने का, ठीक है। गुड्स को कैरी करके लेके आने का जितना भी एक्सपेंस होता है उसे हम लोग इनवर्ड एक्सपेंस बोलते हैं। तो इसीलिए देखो वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, एक्चुअली क्या होता है, सपोज तुमने परचेस किया है 1 लाख रुपीज का, ठीक है, और तुम्हारा फ्रेट, कैरेज, वेजेस ये सब मिला के लग गया है 200, तो तुम्हारा गुड्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,02,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड तो नहीं करके लिखते हैं, ट्रेडिंग में सिंगल सिंगल यहाँ पर शो करते हैं कि क्या क्या एक्सपेंस हुआ है। सिमिलरली अगर फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, मान लो एक मशीन खरीद रहे हो और मशीन खरीदने के लिए 1 लाख का मशीन खरीदे हो और एक वेजेस का खर्चा हुआ है, मशीन को जो लेके आया है लेबर उसे पेमेंट की हो सपोज 1000 रुपीज का, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे तब हम लोग ट्रेडिंग में नहीं दिखाएंगे, उसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, मशीन के वैल्यू के साथ ऐड करेंगे और बताएंगे कि मशीन का वैल्यू 1 लाख नहीं 1,01,000 हो चुका है। तो फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंस होगा वो फिक्स्ड एसेट में डेबिट होता है, और जो करंट एसेट खरीद रहे हैं यानी यहाँ पर स्टॉक का बात चल रहा है, उसे खरीदने के लिए जितने सारे भी एक्सपेंस होंगे वो स्टॉक के वैल्यू के साथ ऐड हो जाते हैं। तो इधर डेबिट साइड में लिखने का मतलब ही होता है ऐड हो जाना, ठीक है। डेबिट साइड में लिखने का मतलब ही होता है ऐड हो जाना, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग सब ऐड ही कर रहे हैं। हम लोग ऐड करके इस तरह से ऐड वेजेस, ऐड फ्रेट, इनवर्ड इस तरह से नहीं लिखते, टू बोल के ही लिखते हैं, सारा एक्सपेंस अलग दिखाते, तभी इस तरह से दिखाया है मैंने। और क्या होता है, अब ये जो स्टॉक लेके आए, अब ये स्टॉक को करना क्या है, बेचना ही तो है, बिजनेस करोगे तो स्टॉक बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई सेल्स। अगर स्टॉक को बेचना है तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, तो बाई सेल्स। अब हो सकता है सारा सेल हुआ नहीं, तो जो बच जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो बच जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो तुम लोग एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर स्टॉक छोड़ के कुछ भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक एक स्टॉक होता है, परचेज ये स्टॉक है, और ये स्टॉक को खरीदने के लिए रिलेटेड इनकम है जिसे बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, ये स्टॉक रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सेल जो है ये भी तो स्टॉक ही है, स्टॉक ही सेल हुआ है, और ये क्लोजिंग स्टॉक तो स्टॉक है जो बच गया, ठीक है। तो सारा स्टॉक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, देखो ये जो है ये तुम्हारा सेल वैल्यू में रहता है, ये रहता है सेल वैल्यू में। सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जबकि ये रहता है कॉस्ट में। कॉस्ट मतलब वो लागत जिसपे हम लोग खरीद के लेके आए हैं, ये भी हमारा कॉस्ट, ये भी हमारा कॉस्ट,
ये सब तो कॉस्ट ही होता है, ठीक है, वेजेस ये सब, ठीक है, इससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है परचेज का, ये सब एक्सपेंस करना पड़ा तभी गुड्स जो है लोकेशन तक आके पहुंचा है, ठीक है। तो ये सारा देखो कॉस्ट में है, सिर्फ एक ही प्रॉफिट में है, ठीक है, क्या, जो सेल वैल्यू है हमारा। तो ये सेल वैल्यू का जो प्रॉफिट है, अब इसे एडजस्ट करने के लिए तुम लोग को अगर बिजनेस करके प्रॉफिट आया है तो यहाँ पर शो करेगा तुम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट, और यही वैल्यू ना यहाँ पर शो करेगा, यही वैल्यू जो है एज ए प्रॉफिट यहाँ पर शो करेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों को क्या मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को वो प्रॉफिट मिलता है जो ग्रॉस, ग्रॉस क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है अभी तक यहाँ से कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ स्टॉक इकट्ठा करने से थोड़ी बिजनेस हो जाता है। बिजनेस कर रहे हो तो एक शॉप रेंट में लिए होगे, इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ सकता है, प्रिंटिंग पोस्टेज का खर्चा हो सकता है, बहुत सारा अलग अलग पार्ट में खर्चा होता है जिसे पे करना पड़ता है। तो जिसे पे करने का जो खर्चा होता है उसे हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, उसे हम लोग पीएल में दिखाते हैं, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोल के, और बाकी एक्सपेंस को यहाँ पर शो करते हैं। तो ये सारे एक्सपेंस जो यहाँ पर शो होते हैं उसे माइनस करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो पहले ये एक्सपेंस करना पड़ेगा। मान लो तुम स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करो, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है कि तुम शॉप रेंट में ले रहे हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी, तुम क्या करो, घर पे सामान रख रहे हो, होम डिलीवरी कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एक घर पे मान लो तुम्हारा एक्स्ट्रा रूम है, उसी पे तुम गोडाउन जैसा बना लियो, सपोज ग्रोसरी स्टोर है, लेकिन ग्रोसरी स्टोर को मार्केट में ओपन करने के लिए तुम्हारे पास अभी उतना पैसा नहीं है, और अभी जो हालत है उसमें होम डिलीवरी बहुत अच्छा चल रहा है, तो तुम क्या करो, सिर्फ स्टॉक इकट्ठा कर रहे हो और जाके सेल करके आ रहे हो, खुद ही कर रहे हो, एज ए डिलीवरी का भी काम कर दे रहे हो, तो तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अगर बिजनेस करना है तो वो करना ही पड़ेगा, उसे तुम रोक नहीं सकते हो, उसे अवॉइड करके तुम काम नहीं कर सकते हो। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो डिपेंड करता है किसका कितना होगा। जैसे बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन होता है वो अपने लिए मार्केटिंग एजेंट अलग रखते हैं, सेलिंग एजेंट अलग रखते हैं, लेकिन नॉर्मल जो शॉप वाले होते हैं वो इतना सब नहीं करते, वो खुद ही करते, खुद ही अकाउंटेंट की तरह थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ये सेल हुआ वो सेल हुआ, खुद ही सारा डेटा मैनेज करते हैं कि आज कितना स्टॉक बचा, किसको कितना सेल किए। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट हर तरह का रखते हैं, तो उन लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है। अब डिपेंड करता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना किसका है, उसके बिजनेस के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका बिजनेस का जो पैटर्न है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन डिपेंड करेगा, अगर बिग वॉल्यूम का ऑर्गेनाइजेशन है तो ज्यादा होगा, अगर कम वॉल्यूम का है तो कम होगा। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसे तुम क्या बोल सकते हो, ये तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसे तुम पूरा घर नहीं ले जा सकते, इससे कुछ ना कुछ तो तुम्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ ना हो एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, प्रिंटिंग पोस्टेज हो सकता है, ठीक है। अगर तुम छोटे मोटे बिजनेसमैन भी हो तो थोड़ा बहुत ये सब एक्सपेंस तो तुम्हारा होगा, रेंट हो सकता है, अगर लोन लिए हो तो लोन का इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये सब हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस से हमें क्या पता चलता है कि ये इतना सारा स्टॉक सेल कर दिया, कितना प्रॉफिट हुआ। अब सारा स्टॉक सेल हो गया, ठीक है, लेकिन ये पूरा ही तो मेरा प्रॉफिट नहीं, उससे तो मुझे पेमेंट वगैरह भी करना पड़ेगा इनडायरेक्ट का, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट आता है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो बिजनेस है उसका इनकम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉफिटेबल है, और अगर लॉस आएगा तो प्रॉफिट में नहीं है। और पोजीशन जो है, पोजीशन स्टेटमेंट यानी एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट, एसेट एंड लायबिलिटी से हम लोग को ये पता करना पड़ता है कि कितना हमारा एसेट है और कितना हमारा लायबिलिटी है। और बैलेंस शीट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर, बैलेंस शीट जो है वो एंड ऑफ द ईयर में, एक मिनट क्या पेन हैंग हो गया, एक मिनट, ठीक है, नहीं इस पे नहीं, एक मिनट रुको।
अच्छा रुको, पेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पेन का नीड टूट गया, रुको उसे चेंज करते, तब तक हम लोग यहाँ से थोड़ा रीड करते जो भी मैंने अभी समझाना चाहा कि क्या होता है। देखो दो एंटिटीज होता है, सुनो, दो एंटिटीज होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तुम लोग बता सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में डिफरेंस क्या होता है? एंटिटी मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या होता है? कोई बता सकता है? मैंने बहुत बार क्लास में बताया भी है तुम लोग को। अरे मैन्युफैक्चरर और नॉन मैन्युफैक्चरर में डिफरेंस क्या होता है? मैन्युफैक्चरर मतलब कौन? प्रोड्यूसर। बोलो अरे सर, बोलो अरे बोलो। मैम प्रोड्यूसर। हाँ देखो मैन्युफैक्चरर, देखो सब कोई क्या मैन्युफैक्चर करके ही, जो लोग ग्रोसरी शॉप में जो भी स्टॉक वगैरह रखते हैं, क्या वो चावल दाल बिस्किट वगैरह जो भी है, नूडल्स वगैरह, क्या वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी से खरीद के लेके आते हैं? हाँ खरीद के लेके आते हैं। तो जो खरीद के लेके आते हैं दूसरों से, ठीक है, वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, ठीक है। जो खरीद के लेके आते हैं वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, और जो खुद से बना के सेल करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, ठीक है। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है उन्हें बोला जाता है ट्रेडर। ट्रेडर मतलब ट्रेडिंग करना, मतलब बिजनेस करना, ठीक है। तो ट्रेडर मतलब जो सिर्फ ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चर करके ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आर द ट्रेडिंग एंटिटीज which are engaged in the purchase and sale of goods at profit without changing the form of the good, ठीक है। मतलब जो ट्रेडर है वो दूसरे से खरीद के लेके आते हैं अपने एक प्राइस पे, फिर किसी कस्टमर को सेल कर देते हैं उस पर कुछ प्रॉफिट लगा के। वो जो गुड्स का फॉर्मेशन है उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं करते। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, फिर उसको एक गुड्स में मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे मान लो अगर किसी का बिस्कुट का मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है, वो क्या खरीद के लेके आएगा? वो मैदा वगैरह आटा जो भी है, ठीक है, वो सब खरीद के लेके आएगा, शुगर वुगर, और उससे क्या करेगा? ये सब रॉ मटेरियल हो जाएगा, और उससे क्या प्रोडक्शन करेगा? बिस्किट प्रोडक्शन करेगा। लेकिन जो ट्रेडर है वो मैन्युफैक्चर्ड बिस्किट को लेके आके सेल करेगा, उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन नहीं ला सकता है वो, और लाना भी नहीं चाहेगा, वो उसका काम ही नहीं है। In other words, non-manufacturing entities do not process the goods purchased and sell them in its original form. तो ये क्या करते हैं? नॉन मैन्युफैक्चरर, जैसे कि मैंने बताया, ओरिजिनल फॉर्म में ही अपना जो गुड्स है वो सेल कर देते हैं जो मैन्युफैक्चरर से लेके आते हैं। मीनवाइल इट इंडल्ज इन सम लायबिलिटीज, मेक सम एसेट एंड आल्सो इनकम सम एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, रेंट एटसेट्रा। अब देखो इस मिडिल में क्या हो सकता है? इस मिडिल में तुम जब बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस से कुछ लायबिलिटी भी क्रिएट हो सकता है, कुछ एसेट भी क्रिएट हो सकता है, कुछ तुम्हारा एक्सपेंस हो सकता है लाइक सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। बिजनेस करना है, बिजनेस रन करवाना है तो होगा ही, ठीक है। अब बिजनेस करोगे, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, ठीक है, लाइबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस, ईच एंड एवरीथिंग हो सकता है। लेकिन इसका एक मुझे जिस्ट चाहिए, एक बिजनेसमैन को उसका एक जिस्ट चाहिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर में हुआ क्या है, ठीक है। डे टू डे तो हम लोग नोट डाउन कर ही रहे हैं कि हमारा इतना एक्सपेंस है, इतना इनकम है, लेकिन आफ्टर ऑल 12 मंथ्स बाद, जैसे कि तुम लोग कभी भी स्कूल में पढ़ रहे हो तो फिर कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो सारा देखो, या तो कॉलेज में अभी सेमिस्टर हो गया तो 6 मंथ्स बाद तुम लोग को अपना पोजीशन पता चलेगा, या फिर स्कूल में क्या होता था, मतलब 1 ईयर बाद क्या किया जाता था, एक इवैल्यूएशन किया जाता था, कि एक एग्जाम लिया जाता था, उससे पता चलता था कि क्या हालत है स्टूडेंट लोगों का। उसी तरह से बिजनेस में भी क्या होता है, आफ्टर 1 ईयर क्या किया जाता है, एक फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें 2 स्टेटमेंट बनता है, जो कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को बताया, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट यानी पोजीशन स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट बताता है, दोनों में क्या फर्क है वो भी मैंने बताया। और इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट में क्या फर्क है? फर्स्ट तो ये कि इनकम स्टेटमेंट जो है ये ट्रेडिंग पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बनता है। पोजिशनल स्टेटमेंट जो है वो क्या, लायबिलिटी और एसेट का एक स्टेटमेंट बताता है। इसके अलावा भी कुछ पोजीशन स्टेटमेंट है, तुम लोग शायद कभी पढ़े हो तो, जैसे कि कैश फ्लो होता है, कुछ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होते हैं, ये भी पोजिशनल स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन इन जनरली बैलेंस शीट को ही पोजिशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। और
जो इनकम स्टेटमेंट है इससे हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, और जो पोजीशन स्टेटमेंट है इससे हमारा एसेट या लायबिलिटी जो है ये हमें डिस्क्लोज होता है। और इनकम स्टेटमेंट जो है ये क्या होता है, ये हम लोग पूरे साल भर इसका डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट क्या होता है ना, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, इसीलिए देखो बैलेंस शीट एकदम एट द एंड ऑफ द ईयर में होता है। और एक बार तुम लोग सोचो, जो भी सैलरी लिख रहे हो, ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हो, ये पहले जर्नल एंट्री में तुम लोग लिख चुके हो, जर्नल से लेजर बन चुका है, लेजर से ट्रायल बैलेंस है, उसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स पे ले रहे हो, और वो सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बना हुआ है, यानी जिस डेट पे परचेस हुआ था, जिस डेट पे सैलरी पे हुआ था, वो सारे डेट वाइज तुम लोगों ने लिखा हुआ है जर्नल में, और उस जर्नल से ही तो लास्ट में तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, तो वो डे टू डे होता है। लेकिन बैलेंस शीट जो है ना, ये डे टू डे नहीं किया जाता है। बैलेंस शीट जब फाइनल अकाउंट्स बनता है तो लास्ट दिन क्या होता है, बैलेंस शीट का जो भी हम लोग को मतलब इंफॉर्मेशन रहता है उस हिसाब से हम लोग एसेट एंड लायबिलिटी को लिखते हैं, और वो जो है वो सिर्फ उसी डेट के लिए ट्रू है, उसी दिन के लिए ट्रू है, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ उसी डेट के लिए ट्रू होगा जिस डेट पे वो बैलेंस शीट बना हुआ है। अब फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे, हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट किया था, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुम लोग को पता होना चाहिए कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू। अब जैसे तुम लोग मशीन भी खरीद रहे हो, स्टॉक भी खरीद रहे हो, अब बोलोगे कि मशीन को भी हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, अब तो ये गलत हो गया ना। अब जैसे तुम लोग को हैबिट हो गया है ये करके कि नहीं मैम मशीन तो बैलेंस शीट में ही जाता है, वो अलग है, लेकिन कंसेप्ट समझो क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज मशीन जो है ये क्या है, फिक्स्ड एसेट है, और एसेट हमारा बैलेंस शीट में होता है, तो फिर मशीन रिलेटेड एक्सपेंस यानी फिक्स्ड एसेट रिलेटेड एक्सपेंस हमें लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। तो हम लोगों को कैपिटल रेवेन्यू में फर्क पता होना चाहिए, तभी हम लोग लिख पाएंगे कि कौन सा एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा। इसके अलावा पर्सनल और बिजनेस इनकम में डिफरेंस रखना है। जैसे मान लो तुम लोग ड्राइंग्स बोलते रहते हो, ड्राइंग्स को कहाँ से लेस करते हो, दो जगह से, एक तो तुम लोग कैपिटल से करते हो, एक परचेस से करते हो। क्या मुझे बता सकते हो कब कैपिटल से किया जाता है और कब परचेस से किया जाता है? क्यों कभी कैपिटल से कर देते हो, क्यों कभी परचेस से कर देते हो, बोल सकते हो? मैम कैपिटल থেকে যখন পার্সোনাল ইউজ করি, और परचेस से ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस এর জন্য। कैपिटल से तब हम लोग करते हैं जब हम लोग अपने बिजनेस से खुद का पैसा खुद ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कैश ड्रॉ करने से हम लोग कैपिटल से लेस करते हैं, और परचेस से तब लेस करते हैं जब हम लोग गुड्स ड्रॉन करते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, अब मान लो तुम्हारा ग्रोसरी शॉप है, वहां से तुम काम कर रहे थे, फिर एक बिस्किट खाने का मन हुआ, बिस्किट निकाल के खा लिए, तो ये तुम्हारा स्टॉक को कम कर रहा है। तुम्हारा 10 बिस्किट पैकेट था, वहां से एक बिस्किट पैकेट हट गया, 9 बिस्किट्स का पैकेट हो गया, तो एक बिस्किट पैकेट हट गया तो तुम्हारा स्टॉक कम हो गया, तो ये तुमने ड्रॉ किया। अब तुम मार्केट से भी खरीद सकते थे तो तुम्हारा एक्सपेंस हो जाता पर्सनल, तुमने नहीं खरीदा, मतलब कैश ड्रॉ करके भी तुम खरीद सकते थे, अगर कैश ड्रॉ करते तो वो कैपिटल से लेस कर देते, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया कि उसका गुड्स ड्रॉन कर लिया, ठीक है। तो गुड्स ड्रॉन करने से स्टॉक कम हो जाता है, और स्टॉक कहाँ पर क्रिएट होता है, परचेस से, तो इसीलिए परचेस से लेस किया जाता है अगर हम लोग गुड्स ड्रॉन करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग गुड्स ड्रॉन करते हैं तो वो परचेस से लेस किया जाता है। अच्छा, अब देखो और क्या हम लोग को ध्यान में रखना है, ऑल मेटेरियल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज, मतलब जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारा ही हम लोग को फाइनल अकाउंट्स में दिखाना चाहिए। जैसे कि मान लो लेबर का एक्सपेंस बढ़ गया है ड्यू टू बोनस, तो वो हमें शो करना चाहिए। या फिर मान लो जो हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा स्टॉक और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इसमें हम लोग को स्टॉक को वैल्यू करना है, ठीक है। तो स्टॉक और नेट रियलाइजेबल विच एवर इज लोअर, तो ये सब क्या है, मेटेरियल इंफॉर्मेशन है, मतलब बहुत ही जरूरी फैक्ट है, तो ये सारा चीज हमें डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनल अकाउंट्स में। इसके अलावा क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड ओनली करेंट पीरियड ट्रांजैक्शन, ये तुम लोग को समझ में आएगा अगर हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाला बात करेंगे। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग प्रीपेड अगर कुछ होता है तो लेस करते हो, आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो ऐड करते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर का है, करेंट ईयर का है, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो जो भी हो एडलेस का बात हम बाद में बताएंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का क्या कंसेप्ट होता है, देखो क्यों बोल रहा है कि करेंट पीरियड का ही होना चाहिए, करेंट पीरियड का ही हम लोग एक्सपेंस लेंगे। मान लो
हम लोगों ने क्या किया, इंश्योरेंस किया हुआ था और इंश्योरेंस हम लोगों ने 13 मंथ्स का पे कर दिया, लेकिन 1 ईयर तो 12 मंथ्स को कवर करता है, तो 13 मंथ्स का जो पे किया 1 मंथ्स का हम लोगों ने प्रीपेड कर दिया, पहले से ही कर दिया, सर्विस लेने के पहले ही कर दिया, तो प्रीपेड कर दिया। लेकिन ये हम लोग फाइनल अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स जो है 12 मंथ्स का होता है, तो 12 मंथ्स रिलेटेड डेटा ही हम लोग को शो करना है। दैट्स वाई अगर कुछ प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग कर देते हैं तो वो हम लोग लेस करके दिखाते हैं। तो हम लोगों को कुछ प्रीवियस पीरियड या फिर सक्सेडिंग पीरियड का नहीं लेना है, मतलब ओल्ड या फिर जो फ्यूचर, ठीक है, ना तो पास्ट को देखो ना तो फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट का जो भी डेटा है वही हम लोग को शो करना है। और प्रेजेंट का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो ऑब्वियसली दिखाना पड़ेगा। तुम्हारा 12 मंथ्स का वेजेस है, तुम लेबर को 12 मंथ्स की जगह 10 मंथ्स का देखे रखे हो, तो 2 मंथ्स का तो और भी तुम्हारा इसी करंट पीरियड के साथ मतलब रिलेटेड होगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी करंट पीरियड का ट्रांजैक्शन होगा वो तुम्हें यहाँ पर शो करना पड़ेगा, कुछ भी कम या ज्यादा तुम शो नहीं कर सकते, अगर होगा तो उसे ऐड या लेस कर देना है हम लोग को। ओनली ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट, ठीक है। तो अकाउंट्स क्लोज होने के पहले जैसे कि बोल रहे हैं, देखो, इट शुड बी सीन दैट ओनली द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच आर कंक्लूडेड बिफोर द क्लोज ऑफ पीरियड ऑफ अकाउंट्स हैज बीन एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ द ईयर। जैसे कि एग्जांपल दिया है, देखो, व्हेन ए सेल ऑफ गुड is to take place only after the goods have been inspected by the purchaser and the inspection had not been made before the close of the year, it would be incorrect to treat the goods as a sale in the accounts of the year। मतलब बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ रूल्स है कि हम लोग सेल तभी होगा अगर कोई भी आके जो परचेस कर रहा है वो परचेसर अगर आके खुद से इंस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है, उसके बाद ही वो मतलब सेल को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये बोल रहा है कि when a sale of goods is to take place only after the goods have been inspected by the purchaser, purchaser आके देखने के बाद ही अगर सेल माना जाएगा, and the inspection had not been made before the close of the year। और देखो अकाउंट ईयर क्लोज हो गया और उसके पहले वो आया ही नहीं इंस्पेक्ट करने के लिए जो गुड्स उसने खरीदने का बात किया था, तो फिर हम लोग इसे सेल ट्रीट नहीं करेंगे। मान लो सेल वो बोल रहा है कि हाँ हम गुड्स खरीदेंगे, लेकिन हम आके इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, फिर ही हम गुड्स लेंगे। अब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया और जिसने कहा था वो कस्टमर आके अभी तक इंस्पेक्ट किया ही नहीं, देखा ही नहीं, तो फिर हम लोग उसे सेल नहीं मानेंगे। कोई ऐसे ही बोल दिया तो हम लोग उसे सेल नहीं मानेंगे जब तक आके कुछ भी मतलब लीगल ट्रांजैक्शन ना हो, जैसे कुछ इनवॉइस रेज ना हो, कुछ गुड्स डिस्पैच ना हो, तब तक हम लोग उसे सेल नहीं मान सकते हैं। कोई बोल दिया कि हाँ हम आएंगे देखने के लिए और अकाउंटिंग ईयर अगर क्लोज हो रहा है तो फिर उस डेट तक जो भी कंडीशन है उसी हिसाब से हम लोग को अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। अब देखो दो स्टेटमेंट यानी पीएल और बैलेंस शीट में क्या मतलब सिमिलैरिटीज नहीं, क्या रिलेशन होता है। देखो जैसे कि सैलरी 25,000 है, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है पीएल में सैलरी दिया हुआ है 25,000 और ऐड किया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500 ऐड किया हुआ है, इसका मतलब ये सैलरी बाकी है जो कि इसी पीरियड को रिलेट करता है, यानी सैलरी होना चाहिए 26,500 का पेमेंट, हम लोगों ने 25,000 पे किया है बट 1,500 बाकी रखा है। अब एक चीज हमेशा याद रखो, जब कोई एक्सपेंस टाइम पे होता है तभी एक्सपेंस होता है, अगर टाइम से बाहर हो जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे लाइबिलिटी। जैसे तुम्हें सैलरी पे करना था और तुमने सैलरी पे नहीं किया, अगर तुम पे कर देते थे टाइम पे तो तुम बोलोगे मेरा एक्सपेंस जो था मैंने वो पे कर दिया, लेकिन अगर तुम नहीं पे कर पा रहे हो टाइम पे तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा अरे मुझे उसका पैसा देना है, अरे मुझे उसका पैसा देना है, तो ये दिमाग में जो प्रेशर आ रहा है ना यही लाइबिलिटी है, ठीक है। इसीलिए देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाया गया है, क्योंकि सैलरी का पैसा मुझे देना चाहिए था, मेरा एक्सपेंस होना चाहिए था 26,500 लेकिन मैंने नहीं दिया। अगर हम टाइम पे दे ही देते पूरा पैसा तो ये पूरा ही सैलरी काउंट होता, आउटस्टैंडिंग सैलरी काउंट नहीं होता। तो अगर हम लोग टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो लाइबिलिटी बन जाता है, उसका नाम सैलरी मतलब कोई भी एक्सपेंस हो रेस्पेक्टेड एक्सपेंस के आगे नाम जो जुड़ जाता है आउटस्टैंडिंग हो जाता है। इसी तरह से उल्टा भी सोच सकते हो, अगर कुछ प्रीपेड होता है, मान लो सैलरी प्रीपेड, ये 25,000 मान लो जो है, ये 1,500 मान लो हम लोगों ने एडवांस किया, यानी सैलरी हमारा होना चाहिए 25,000 है, तो और अगर हम लोगों ने 1,500 एडवांस किया तो हमारा सैलरी होना चाहिए 23,500।
लेकिन हम लोगों ने 1500 का सैलरी क्या कर दिया है, एडवांस कर दिया, ठीक है। हम इसका रिवर्स ले रहे हैं, 1500 का सैलरी मान लो हम लोगों ने एडवांस कर दिया है, तो 23,500 हमारा करंट ईयर को रिलेट कर रहा है। और प्रीपेड प्रीपेड जो है वो एसेट हो जाएगा, प्रीपेड जो है वो एसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उससे सर्विस ही नहीं लिया लेकिन उसे सैलरी दे दिया, तो ये हमारे लिए एसेट है। अच्छा अब देखो, मैचिंग प्रिंसिपल्स हम लोग को करना पड़ता है, ये तुम लोग को पता है। जितना रेवेन्यू होगा उसके रेस्पेक्ट में उतना ही एक्सपेंस करना पड़ता है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट जो है उसे इक्वल रखना पड़ता है। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखो, मैंने दिखाया भी है तुम लोगों को। अच्छा मैंने ये रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड ये नहीं दिखाया है। रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, देखो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है कि अगर हम लोग जो परचेस किए हैं उससे फॉर एनी रीजन, ठीक है, या तो हम लोग को गुड्स पसंद नहीं आया या फिर हम लोगों को उतना रखना नहीं है या रिटर्न करना है, जो भी रीजन हो, अगर हम लोग सप्लायर को रिटर्न करना चाहते हैं तो हमारा स्टॉक जो है वो पहले से कम होगा, और स्टॉक को कम करने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न आउटवर्ड। और इधर सेल्स देखो, सेल्स का रिटर्न अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि तुम्हारे पास वापस आ रहा है, तुमने सेल किया था तुम्हारे पास वापस आ रहा है, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। इसके अलावा देखो और क्या क्या है, फ्रेट एंड कैरेज दिया हुआ, ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने बताया ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कस्टम्स, कस्टम्स मतलब वन टाइप ऑफ टैक्स होता है। वेजेस, गैस, वाटर, फ्यूल। अब गैस, वाटर, फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंस, ये उसके और रॉयल्टी, ये सारा डेटा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये अगर कोई मैन्युफैक्चरर है उसके लिए मतलब इफेक्टिव होगा, उसी का फैक्ट्री हो सकता है, ठीक है, वो प्रोडक्शन पे रॉयल्टी दे सकता है। रॉयल्टी मतलब क्या होता है, कुछ भी मान लो टेक्नोलॉजी अगर हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे घर भाड़ा लेते हो तो रेंट देना पड़ता है ना, वैसे टेक्नोलॉजी भाड़ा लेते हो तो उसे रॉयल्टी देना पड़ता है, ठीक है। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, फैक्ट्री है तुम्हारा, क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हो तो फैक्ट्री ऑब्वियसली होगा, तो फैक्ट्री एक्सपेंस, गैस, वाटर, फ्यूल, ठीक है। तो गैस, वाटर, फ्यूल ये तभी लगेगा अगर तुम प्रोडक्शन करोगे, अगर तुम ट्रेडर हो थोड़ी तुम्हें गैस, वाटर, फ्यूल चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों का ही मिक्स्ड अप करके दिया हुआ है। अब देखो हम लोग किस तरह से एंट्रीज जो होता है तुम लोग पोस्ट करते हो, पता ही है। तुम लोग क्या करते हो, ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री। परचेज एंड परचेज रिटर्न, देखो परचेज रिटर्न अगर हम लोग लेस नहीं करेंगे तो हम लोगों को नेट परचेज नहीं पता चलेगा। तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है पता है, परचेज रिटर्न टू परचेज। क्यों होता है, बिकॉज परचेज रिटर्न जब कर रहे हो तो परचेज कम हो जाएगा। परचेज जब किया था तो एंट्री किया था तुम लोगों ने परचेज टू क्रेडिटर, अब जब रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न टू परचेज हो जाएगा। ट्रेडिंग टू परचेज, जब हम लोग कुछ परचेज जो है तो तुम लोग जो टू परचेज लिखते हो, कुछ खरीद रहे हो तो ट्रेडिंग टू परचेज होगा। कैरेज और फ्रेट, इनवर्ट और फ्रेट, ये जब देखो हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं और उसमें हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो उसके रिलेटेड गुड्स को अपने लोकेशन में लाने तक का जो भी एक्सपेंस होगा, दैट इज कैरेज, फ्रेट, सारा इनवर्ट जो होगा उसका एक्सपेंस क्या होगा, ट्रेडिंग टू कैरेज और फ्रेट इनवर्ट। तभी तो ट्रेडिंग में लिखते हो टू कैरेज और फ्रेट इनवर्ट, ट्रेडिंग में लिखते हो टू वेजेस, ये भी गुड्स रिलेटेड एक्सपेंस है। सेल्स और सेल्स रिटर्न, जैसे सेल्स करते हो तो कस्टमर टू सेल्स करते हो, रिटर्न हो जाएगा तो सेल्स टू सेल्स रिटर्न हो जाएगा। और क्लोजिंग में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग, तभी तो बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखते हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री टू परचेस भी हो सकता है अगर वो परचेस के साथ एडजस्ट होता है। अब देखो एक पॉइंट तुम लोग को याद रखना चाहिए, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं करता है। तुम लोग को फाइनल अकाउंट्स में जब नीचे एडजस्टमेंट मिलता है तो देखो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर करे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तब कभी भी ट्रेडिंग में तुम लोग को क्लोजिंग स्टॉक लिखना नहीं है, ये पॉइंट नोट कर लो। पेन खराब हो गया है,
पेन का ठीक करने का काम चल रहा है, ठीक है। जैसे ठीक हो जाएगा हम लिख के दिखाएंगे। अभी हम इस तरह से दिखा रहे हैं, तुम लोग इसे थोड़ा नोट करो कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर अपियर करता है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन तुम लोगों को मिले जो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पुट होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर जितने भी एडजस्टमेंट रहते हैं वो क्यों रहते हैं, या तो उसमें कुछ गलत हुआ होगा तो उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करो और उसका एंट्री पास करवाओ, या फिर ये हो सकता है कि वो एंट्री ही हुआ नहीं है, तो जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है उसे रेक्टिफाई करोगे तो भी तुम्हें एंट्री पास करना है, और अगर एंट्री पास नहीं हुआ है तो भी तुम्हें एंट्री पास करना है, तो उसमें भी तुम्हारा डेबिट एंड क्रेडिट, इसीलिए दो जगह एंट्री होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो उसका एंट्री हुआ नहीं है, हुआ है तो गलत हुआ है, तो इसका मतलब हम लोगों को समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट करना होता है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस के बाहर जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो दो जगह पुट होते हैं। तो तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक याद करो, तुम लोग एक बार लिख देते हो ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक बार तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लिख देते हो एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक बोल के बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये देखो, अगर ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ट्रेडिंग में लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग में क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ट्रेडिंग में नहीं लिखना है क्योंकि ये जो है ये ऑलरेडी एडजस्टेड होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है उतना स्टॉक जो हम लोगों ने सेल किया है उसका कॉस्ट क्या है। मतलब ये देखो यहाँ पर हम दिखा रहे, अभी लिख तो नहीं पा रहे, यहाँ से दिखा रहे। ये देखो सेल्स जो है इतना हम लोगों ने सेल किया है, ठीक है। ये जो सेल किया है इसको तो पहले हम लोगों ने खरीदा होगा, तो इसका कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये गुड्स सोल्ड है, इतना जो है ये सेल हुआ है, ये गुड्स सोल्ड है। अब इसका हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट, इसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे अगर प्रॉफिट हटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वही बोल रहा है कि देखो this is because it has already been adjusted to arrive at cost of goods sold। cost of goods sold को अगर पता करना है और क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब ये किस तरह से हेल्प करेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करने के लिए, देखो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है, तुम्हारे पास परचेस वाला स्टॉक है, और परचेस करने के लिए तुमने ये सारा एक्सपेंस किया है, तो ये परचेस के वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। सपोज ये है 200, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है, सपोज इस तरह से लिख रहे हैं एक बार 200, ठीक है, और परचेस किया है और परचेस रिलेटेड एक्सपेंस जो हुआ है वो हुआ है सपोज 1000। तो तुम्हारे पास अभी गुड्स कितने रुपए के हैं अवेलेबल सेल करने के लिए, 1200 के गुड्स है अवेलेबल सेल करने के लिए, कॉस्ट है, इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं लगाया हुआ है। और मान लेते हैं ये जो सेल हुआ है ये 200 रुपीज में सेल हुआ है विथ प्रॉफिट, तो यहाँ से -200 करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा सिर्फ कॉस्ट, कॉस्ट माइनस करोगे तभी पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 50 रुपीज का प्रॉफिट लगाया हुआ है और ये है 150 रुपीज, ठीक है, और ये मान लो क्लोजिंग स्टॉक है 200, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, अच्छा 500 कर देते हैं, सपोज क्लोजिंग स्टॉक है 500। तो मैंने क्या बताया, ओपनिंग स्टॉक है 200 और ये 1000 रुपीज का क्या है हमारा परचेस, तो हमारे पास टोटल गुड्स अवेलेबल है 1200, जिसमें से हम लोगों ने 500 नहीं सेल किया। देखो इस तरह से सोचते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 500 नहीं सेल किया, तो ये समझ में आएगा। तो फिर हम लोगों ने कितने रुपए का गुड्स सेल किया है, अगर हमारे पास टोटल 1200 का गुड्स अवेलेबल है जिसमें से हम लोगों ने 500 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो कितने का गुड्स सेल किया है हम लोगों ने, 700 का गुड्स जो है वो सेल किया है, और इस 700 को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हम लोग को वो गुड्स का वैल्यू पता चल जाएगा जो हम लोग सेल करना चाहते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है क्लोजिंग स्टॉक तो ये ऑलरेडी एडजस्टेड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए हम लोग को अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है तो कभी भी 2 बार पोस्ट नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार पोस्ट करना है, जो कि बैलेंस शीट में करना है।
अब देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है तुम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वाला तुम लोग थोड़ा कैलकुलेट करोगे मेरे लिए। इलास्ट्रेशन 1 देखो, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हम समझा देते हैं क्या दिया हुआ है, तुम लोग थोड़ा कॉपी में कैलकुलेट करो। ट्रायल बैलेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 दिया हुआ है। तो देखो परचेस दिया हुआ है 10 लाख, सेल दिया हुआ है 12 लाख, डेटर 5 लाख, क्रेडिटर 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम 7 लाख 9 लाख। ये ट्रायल बैलेंस है, समझ रहे हो। डेबिट साइड में क्या रहता है, एक्सपेंस एंड एसेट। क्रेडिट साइड में क्या रहता है, लाइबिलिटी एंड इनकम। फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। टोटल ट्रायल बैलेंस है 52 लाख 52 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। क्या तुम लोग ये थोड़ा कोशिश करोगे? फिर हम कोशिश कर रहे हैं माउस से लिखने का, ठीक है। पेन तो खराब हो गया आज। तुम लोग थोड़ा कोशिश करो, देखते हैं मेरा पेन ठीक हो गया क्या। अच्छा हो गया, पेन ठीक हो गया। तो तुम लोग ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ क्या होगा। तुम लोग अपना दिमाग लगाओ। बेसिक सा सवाल है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा और क्रेडिटर क्या होगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने बता दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब वो कॉस्ट होता है जो हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, उसका कॉस्ट क्या है, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो हम एक बार यहाँ पर बता देते, तब लिख नहीं पा रहे थे। ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्यों ना हो, मेरे पास मान लो कितना स्टॉक है, मान लो मेरे पास 100 रुपीज का स्टॉक है ओपनिंग, मैंने परचेज किया 1000 रुपीज का और भी स्टॉक, तो मेरे पास टोटल स्टॉक बन गया 1100। इसमें से हम सेल कर सकते हैं, लेकिन मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर देखा मैंने 500 का स्टॉक मेरा बचा हुआ है एज ए क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब बाकी स्टॉक कहाँ चला गया, बाकी स्टॉक मैंने सेल कर दिया। और कितना, 600। अब ये कॉस्ट क्यों शो करेगा, बिकॉज ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो ये भी तो कॉस्ट शो करेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सेल कर दिया मैंने और मेरे सेल का कॉस्ट क्या है, 600। यही पूछा है हम लोग को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो तुम लोग प्लीज इससे मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। बस एक चीज ध्यान में रखो, क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो कहाँ पर है, देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। बताओ, सब कोई ट्राई करो ना कुछ तो आंसर आएगा ना। 12 लाख 12 लाख करेक्ट, 12 लाख करेक्ट। बाकी कोई नहीं पता होगा। COGS और कोई बताना चाहोगे? देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखो ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख। 12 लाख। हाँ 12 लाख ओपनिंग स्टॉक है, 2 लाख। परचेज देखो, परचेज कितना है, 10 लाख। डेबिट साइड वाला लेना है तुम लोग को, परचेज डेबिट आइटम होता है। और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है, इसका कुछ मत लिखो, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करके ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्लोजिंग स्टॉक को 0 मान के चलना है तुम लोग को। तो ये देखो हो गया, COGS जो है 12 लाख, ठीक है। COGS 12 लाख। अब देखो एक पूछा है कि तुम लोगों को कि ये बताओ कि क्रेडिटर को कितना पे करना पड़ेगा। मान लो तुम लोग का ही बिजनेस है और पूछा जा रहा है क्रेडिटर को कितना पे करना पड़ेगा, तो बता सकते हो क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? हम इतना बता सकते हैं, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है क्योंकि इसे हम लोग को पे करना पड़ता है। तुम लोगों को देखो क्रेडिटर का 2 बैलेंस दिया हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो एक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एक क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये हम बोल सकते हैं।
एक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एक क्लोजिंग बैलेंस। ये 1 अप्रैल 2016 यानी ओपनिंग, ये 31 मार्च को क्रेडिटर का डेटा इतना शो कर रहा है यानी ये क्लोजिंग है। और तुम लोग क्रेडिटर रिलेटेड टू परचेज होता है, थोड़ा परचेज पे ध्यान लगाओ कि परचेज कितने का हुआ है और तुम लोग क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है बताओ। ट्राई कर रहे हो सब कोई? गलत हो 9 lakhs नहीं, देखो ऐसा एक अकाउंट बना सकते हो तो 16 लाख 16 लाख नहीं, क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा 12 लाख। तुम लोग ऐसा एक अकाउंट तो बना सकते हो ना, ये याद आ रहा है कुछ? देखो कभी कभी वर्किंग में बनाए होगे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस इधर चला जाएगा क्योंकि बाई बैलेंस क्या होगा बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा टू बैलेंस सीडी। पता है क्यों? क्योंकि क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन होगा। तो मुझे बताओ कि ओपनिंग बैलेंस कितना है? अभी तो मैंने बताया, देखो ओपनिंग ये वाला है 3 लाख, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 3 लाख। और क्लोजिंग देखो आफ्टर 4 लाख। आफ्टर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट क्रेडिटर का बैलेंस इतना आ गया। इसका मतलब पहले हम लोगों ने देखा था, ये मैंने 4 लाख लिखा था, अच्छा तो देखो 3 लाख था प्रीवियस ईयर में, और इस ईयर में क्लोजिंग दिख रहा है 4 लाख। और हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा इस ईयर हम लोगों ने कितना परचेस किया। तो देखो हम लोगों ने कितना परचेस किया, यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोगों को, परचेस किया हम लोगों ने कितने का 10 लाख का। लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये भी तो हम लोगों ने परचेस किया है, ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये भी तो हम लोगों ने परचेस किया है। तो हमारा टोटल परचेस कितना है? टोटल परचेस हो जाएगा 13 हाँ 13 ओपनिंग स्टॉक प्लस, ये सॉरी ओपनिंग स्टॉक बोल रहे, परचेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्यों होगा पता है? क्योंकि परचेज हम लोगों ने किया, हम बता रहे क्यों होगा। 10 लाख प्लस 3 लाख ये 13 लाख होगा। इसीलिए क्योंकि परचेज में क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है, यानी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से लेस किया हुआ है, इसीलिए हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो परचेज किया वो टोटल कितना हो जाएगा, जो परचेज किया है प्लस क्लोजिंग स्टॉक में जो पड़ा हुआ है। तो परचेज का एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर से परचेज का एंट्री होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर में क्या लिखेंगे, बाई परचेज लिखेंगे, क्रेडिटर में लिखेंगे बाई परचेज, जो कि आ रहा है हमारा 13 लाख। और 13 लाख प्लस 3 लाख कितना हो जाएगा 16 लाख। अब इस अकाउंट का कंसेप्ट समझो, ये अकाउंट हम लोग को क्या बता रहा है, डेबिट क्रेडिट तो कर ही लोगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो देखो ये हम लोग को ये बता रहा है कि पिछले साल हमें क्रेडिटर को पे करना था 3 लाख, और इस साल हम लोगों ने खरीद लिया 13 लाख का गुड्स, तो हम लोगों को क्रेडिटर को पे करना है 16 लाख। लेकिन हमारा क्लोजिंग मतलब हमें पेमेंट करना है दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। क्यों? जबकि हम लोगों ने 16 लाख का बिल बनाया, हम लोग को दिखा रहा है कि 4 ही लाख पे करना है। क्यों? कोई पागल थोड़ी है 16 लाख की जगह 4 लाख ले लेगा हम लोगों से। बाकी पैसा क्या हुआ, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं ये पिछले साल का क्रेडिटर को पेमेंट करना था, ये इस साल हम लोगों ने खरीदा, तो टोटल हम लोगों को किसी को पे करना है 16 लाख, लेकिन हमारा अकाउंट हमें बता रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 लाख पे करना है। तो बाकी पैसा क्या कर दिया होगा हम लोगों ने, पे कर दिया होगा। पे कर दिया होगा। तभी तो टू बैंक लिखना है ना हमें, तभी तो टू बैंक लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसीलिए। तो 12 लाख हम लोगों ने पे कर दिया है, वही तो हम लोग को पूछा गया था कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है। तो देखो छोटा सा चीज था।
ये जर्नल, अच्छा देखो ये जर्नल एंट्री एक बार हम जस्ट बता देते हैं, तुम लोग समझ ही जाओगे कि कौन सा डेटा कहाँ जाता है। जैसे रिटर्न आउटवर्ड, वहां पर भी मैंने बताया था, रिटर्न आउटवर्ड जो है वो टू परचेस होता है, सेल्स टू रिटर्न आउट, ये हम लोग सम्स करते हुए समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक बार यहाँ पर ये जो है ये फॉर्मेट देख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या एक्सपेंस आता है मैंने बताया था ना, तब देखो मैनेजमेंट एक्सपेंस, बिजनेस का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसका कितना सारा पार्ट होता है। एक मैनेजमेंट एक्सपेंस, जैसे कि जो मैनेज करते हैं बिजनेस को उन्हें सैलरी मिलता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं। ऑफिस रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के जो खर्चे होते हैं इसे बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंस। मेंटेनेंस, जैसे रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मतलब कुछ भी मान लो कुछ लाइसेंस वगैरह है उसे रिन्यूअल करवा रहे हो, कुछ मशीन वगैरह है रिपेयर करवा रहे हो, इसे बोला जाता है मेंटेनेंस एक्सपेंस। कुछ मशीन वगैरह है, कुछ इक्विपमेंट्स है, उसके डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, ये मेंटेनेंस एक्सपेंस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेल करवाने के लिए खर्चा कर रहे हो, ठीक है, कुछ मतलब सेलिंग कमीशन दे रहे हो, सेल्स एजेंट रख दियो, सैलरी दे रहे हो सेलिंग स्टाफ को, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहे हो, गोडाउन का खर्चा कर रहे हो। कैरेज आउटवर्ड होता है, जैसे मान लो डिलीवरी करवा रहे हो गुड्स का सेल करवाने के लिए, ठीक है, आजकल सब होम डिलीवरी पसंद करते हैं, डिलीवरी करवा रहे हो तो कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड कभी कभी कस्टमर से लिया जाता है, कभी कभी कंपनी खुद ही पे कर देती है। फाइनेंशियल एक्सपेंस, जैसे कि लोन वगैरह लिए हो तो बैंक चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, अगर कुछ मशीन वगैरह खराब हो गया, सेल कर दी हो तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर, ठीक है। और इधर देखो कुछ ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होने के बाद अदर इनकम, बिजनेस का दो इनकम होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग से जो भी आएगा ये मेरा डायरेक्ट इनकम है। लेकिन अगर टीचिंग के अलावा भी मान लो मैंने किसी शेयर में पैसा लगाया, या फिर मान लो मुझे कुछ एफडी से पैसा मिल रहा है, या फिर मुझे कुछ डिस्काउंट वगैरह रिसीव हुआ है, तो ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका क्या है, डिस्काउंट, ये तो टीचर है नहीं, ये बिजनेसमैन है, तो इसे डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा सप्लायर से, ये इसीलिए इसका इनकम है। कमीशन रिसीव इसका इनकम है, अदर इनकम है, ठीक है। लेकिन नॉन ट्रेडिंग इनकम नहीं है। अदर इनकम मतलब डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट मतलब सेल करके नहीं आया, सेल करने के लिए जो स्टॉक इकट्ठा करते हो वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदा है तो उससे उसको डिस्काउंट मिला है, किसी कमीशन मिला है। अब नॉन ट्रेडिंग मतलब जो तुम्हारा ट्रेड, मतलब जो तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है, उससे जो इनकम होता है। जैसे मान लो अगर किसी का ग्रोसरी शॉप है लेकिन वो अपना उसके पास कुछ फर्नीचर वगैरह बेकार पड़ा था, उसने सेल कर दिया, अब उससे कुछ इनकम हो गया, तो वो नॉन ट्रेडिंग इनकम है। या फिर मान लो कि वो क्या करता है, उसने कुछ मान लो पहले जैसे टेलीफोन बूथ वगैरह होता था ना, अब मान लो कोई ग्रोसरी शॉप वाला टेलीफोन का भी फैसिलिटी रखा है, अब टेलीफोन छोड़ दो, सपोज मोबाइल का फैसिलिटी रखा है, किसी को अगर फोन करना है तो उससे फोन लेके फोन कर सकता है, वो उसका पैसा ले लेता है, लेकिन वो उसका डायरेक्ट इनकम नहीं है, ठीक है, वो ट्रेडिंग इनकम नहीं है, वो नॉन ट्रेडिंग इनकम है। या फिर मान लो उसने कुछ घर वगैरह भी रेंट पे देके रखा है, तो रेंट से भी इनकम आ रहा है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, डिविडेंड फ्रॉम शेयर, शेयर पे पैसा लगाया है, बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी से, ये सब नॉन ट्रेडिंग इनकम है। नॉन ट्रेडिंग मतलब जो बिजनेस का इनकम नहीं है, इसके अलावा कुछ इनकम होता है, उसे नॉन ट्रेडिंग इनकम बोलते हैं। एबनॉर्मल गेन्स, ये देखो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। तो इस तरह से पार्ट किया जाता है, लेकिन तुम लोग को इतना हेडिंग करके लिखने का जरूरत नहीं, बस तुम लोग को भी टर्म्स वगैरह पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। जैसे कि ड्रॉइंग्स हम लोग कैपिटल से लेस करते हैं, वैसे इनकम टैक्स, अगर तुम इनकम टैक्स दे रहे हो और तुम इंडिविजुअल हो, और जब तुम लोग टैक्स पढ़ोगे तो टैक्स जो है 5 हेड्स के ऊपर दिया जाता है, जिसमें से एक होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को टैक्स देना पड़ता है अगर उसका इनकम टैक्सेबल है, और टैक्स देने से कहाँ से देंगे, अपने बिजनेस के प्रॉफिट से देंगे। तो कहाँ से देना पड़ेगा, एक्चुअली प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में जाके ऐड होता है, इसीलिए जब भी इनकम टैक्स दिया जाता है उसे कैपिटल से लेस करके दिखाया जाता है। डिस्काउंट रिसिप्ट अलाउड तो पीएल में चार्ज होता है। रिबेट यानी छूट वगैरह अगर कुछ मिल रहा है, रिबेट किसी को दे रहे हैं कस्टमर को तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, अगर मिल रहा है तो इनकम हो जाएगा। बैड डेप्ट्स है, ठीक है, बैड डेप्ट तो होगा ही, बिजनेस करोगे तो हर तरह का कस्टमर मिलेगा, अच्छा बुरा, तो अगर जो पैसा नहीं देगा वो बैड डेटर होगा। और डेटर बैड होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले से ही प्रोविजन बना के रख सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन बनाने से क्या होगा,
जब कोई भी डेटर बैड होगा, जैसे मुझे लगता है कि मेरे 100% डेटर में 10% बैड डेट हो सकते हैं, यानी 10% लोग जो है वो पैसा नहीं दे सकते, मतलब मेरा पैसा जो है वो मार सकते हैं। तो अगर मेरा पैसा चला जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, 10% अगर मेरा बैड डेट होगा तो पहले से ही हम चाहे तो प्रोविजन कर सकते हैं। अब ये प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट से कुछ एक पोर्शन जो है वो हटा के रख देना, क्योंकि जब बैड डेट होगा मुझे जो पैसा मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, तो उसे हम भरपाई कैसे करें? हम पहले से ही क्या करेंगे, प्रॉफिट से उतना पोर्शन जितना मुझे नहीं मिलेगा, डाउट है फ्यूचर में, उतना पैसा हम निकाल के रख सकते हैं। नॉर्मली फ्यूचर वाला एंट्री नहीं होता है, फ्यूचर वाला चीज जो है यहाँ से डिडक्ट हो जाता है, फाइनल अकाउंट्स में नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ना तो पास्ट का देखो ना तो फ्यूचर का देखो, सिर्फ प्रेजेंट का देखो। लेकिन ये सब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारा डेटा फ्यूचर का होता है, फिर भी फाइनल अकाउंट्स में इसका एंट्री किया जाता है। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए इलास्ट्रेशन 3 रेवेन्यू एक्सपेंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बता के रखा है। बैलेंसेस ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वेयर एज फॉलोज। ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी, डिस्काउंट, ये सब बताया। देखो बहुत सारा डेटा बता के रखा। तुम लोग मुझे पीएल बना के बताओ आंसर क्या होगा। फटाफट एक टी शेप में पीएल बनाओ और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। हम भी बना रहे हैं, तुम लोग को बस ये सब देखना है। मुझे तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं, क्रेडिट मतलब किधर जाएगा, डेबिट मतलब किधर जाएगा, ठीक है। ये सारा एक्सपेंस एंड इनकम से बस पीएल प्रिपेयर करना है। तो इससे मुझे पीएल बना के बताओ कितना होगा आंसर। हम वेट कर रहे हैं। कर रहे हो तुम लोग? हाँ मैम। मैम 4,38,000। 4,38,000 ये टोटल है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बताओ। वो तो टोटल है 4,38,000। 43,000, हाँ 43,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाता है, ब्रॉट डाउन हो जाएगा ना। प्रॉफिट है तो इधर हो जाएगा बाई 4,20,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, उसके बाद दिया हुआ है सैलरी। सैलरी तो एक एक्सपेंस है, तो 2 सैलरीज 1,10,000। फिर देखो सैलरी है, डिस्काउंट क्रेडिट है, बताओगे कहाँ होगा डिस्काउंट? डिस्काउंट रिसिप्ट, क्योंकि क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब इनकम, डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब इनकम 18,000। ये छोटा छोटा चीजें तुम लोग को समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम छोटा छोटा सम्स करवा रहे हैं। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट डेबिट दिया हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। डिस्काउंट डेबिट दिया हुआ है यानी डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 19,000। अच्छा अब देखो बैड डेट, बैड डेट तो पता है ये लॉस होता है 17,000 टू बैड डेट। अच्छा उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन, ये एक्सपेंस है। ये कैसा एक्सपेंस है, फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने का एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन जो होता है फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने का
एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन। उसके बाद है लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, दोनों ही खर्चा है। लीगल चार्ज, कंसल्टेंसी फीस around 25 or 32. अच्छा, लीगल चार्जेस टा कत 25, 25,000. कंसल्टेंसी फीस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑडिट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये सारा ही डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये सारा ही डेबिट साइड में आ जाएगा, हम और अलग से नहीं लिख रहे हैं। और टोटल करोगे तो 4,38,000 आ जाएगा। मुझे बस यही पॉइंट तुम लोग को मेनली बताना था, डेबिट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि बाद में जाके दिक्कत ना हो इसीलिए। बाकी तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग कर ही लोगे। मैम 43,000। हाँ 43,000, 43,000। अच्छा अच्छा, ये वाला, ये चीज सबको बहुत दिक्कत होता है। ये जो देखो प्रोविजन वाला पॉइंट है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है। तो क्या होता है, देखो क्या बोल रहा है, ऑन 1 Jan 2017 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब प्रोविजन किया है मैंने, यानी मुझे डाउट है कि मुझे 40,000 रिकवर नहीं हो सकता, इरिकवरेबल हो सकता है। अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि ये इरिकवर्ड ही है, ये रिकवरेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे डाउट है 40,000 पे। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर होता है, ट्रेड रिसीवेबल है 31 December 2017 वेयर 15 लाख, ट्रेड रिसीवेबल है 31 December 2017 यानी एट द एंड ऑफ द ईयर है 15 लाख। बैड डेब्ट्स का टोटल है 1 लाख। It is required to write up the bad debts and create a provision equal to 5% of the trade receivables balance. अब नया कितना provision create करना है, 5%। ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर, हमेशा डेटर के ऊपर ही तो क्रिएट करेंगे, कितने डेटर पे डाउट है। तो सो हाउ वुड यू कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम लोगों को बस इतना बताना है, जो तुम लोग लिखते हो ना पीएल में, टू बैड डेब्ट बोल के, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बोल के, तो कितना चला जाएगा पीएल में, कितना अमाउंट जाएगा, ये तुम लोग को बताना है। तो तुम लोग एक काम करो, पीएल और बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होगा ये मुझे बताओ। बैलेंस शीट यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन तुम लोग मुझे बताओ कि पीएल और बैलेंस शीट का क्या इफेक्ट होगा। तो क्वेश्चन देखो क्या है, देखो क्वेश्चन हम यहाँ पर तुम लोग को समझा देते। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 Jan, तुम लोग भी इस तरह से कर लो। 1 Jan पीबीडीटी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट है 40,000, तुम लोग भी इस तरह से लिख सकते हो। और ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, ये है 15 लाख। यहाँ पर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये दिया हुआ है 31 December 2017 का। और बैड डेब्ट जो है, बैड डेब्ट दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है। और न्यू जो प्रोविजन होगा, न्यू प्रोविजन कितना क्रिएट करना है, उसका रेट दिया हुआ है 5%। तुम लोग को बताना है कि पीएल और बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होगा। तुम लोग मुझे बस इतना बताओ, पीएल और बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन ये है कि एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर हमारा है 15 लाख, बैड डेब्ट है 1 लाख, न्यू प्रोविजन क्रिएट जो करना है वो 5% क्रिएट करना है, और पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट क्रिएट किया हुआ था वो 40,000 का क्रिएट किया हुआ था। तुम लोग बस इतना बताओ कि पीएल और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा। तुम लोग पीबीडीडी अकाउंट बनाओ, जैसे क्रेडिटर अकाउंट बनाए थे ना हम लोग। कुछ नहीं समझ में आता है ना तो अकाउंट बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। पीबीडीडी अकाउंट बनाओ। प्रोविजन करना क्या लाइबिलिटी होता है, प्रॉफिट से तुम कुछ पोर्शन हटा के रख रहे हो, क्या ये तुम्हारा लाइबिलिटी है या फिर एसेट है, या इनकम है या एक्सपेंस है, बताओ। इनकम, लाइबिलिटी है। इनकम और एसेट तो मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है, तो लाइबिलिटी इधर ब्रॉट डाउन होगा, ओपनिंग बैलेंस इधर चला जाएगा, बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, ओपनिंग देखो दिख रहा है 40,000, और टू बैलेंस
CD क्लोजिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। और हमारा बैड डेप्ट कितना है, देखो बैड डेप्ट है हमारा 1 लाख, बैड डेप्ट हुआ है हमारा 1 लाख। तो बैड डेप्ट जब हुआ है, हम लोगों ने प्रोविजन क्यों किया था, क्योंकि हम लोग को डाउट था कि हम लोगों को पिछले साल डाउट था कि 40,000 का हमें रिकवरी नहीं हो सकता है, लेकिन एक्चुअली हमें कितने का रिकवरी नहीं हुआ, 1 लाख का। तो बैड डेप्ट का एंट्री क्या होगा, बैड डेप्ट का एंट्री इस तरह से होगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट, ठीक है। ये होता है बैड डेप्ट का एंट्री, ठीक है, ये होगा बैड डेप्ट का एंट्री। पीबीडीडी के साथ ये बैड डेप्ट का एंट्री होता है, पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने तो पहले से सोच के रखा था ना कि 40,000 का हो सकता है हमारा बैड डेप्ट हो जाए, लेकिन बैड डेप्ट हुआ कितना, 1 लाख। हम लोग लॉस को रिकवर करने के लिए ही प्रोविजन किए थे, लेकिन हमारा जो प्रोविजन है ना वो गलत हो गया है। गलत क्यों, हम लोगों ने 40,000 का प्रोविजन किया, इधर डाउट मतलब डेप्ट जो है वो रियली बैड डेप्ट हो गया 1 लाख, यानी हम लोगों ने 60,000 का जो हमारा एस्टिमेशन था वो गलत आ चुका है, ठीक है। 60,000 का एस्टिमेशन जो है वो हमारा गलत कैलकुलेशन हुआ है। अब इससे क्या होगा, इससे हमें प्रॉफिट से और भी प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस साल हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, और अब इस साल कितना हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, 15 लाख का ट्रेड रिसीवेबल है, लेकिन उसमें से बैड डेप्ट कितना है, 15 लाख का तो ट्रेड रिसीवेबल है, लेकिन उसमें से बैड डेप्ट कितना हो चुका है, 1 लाख, ठीक है। तो हमारा जो क्लोजिंग डेटर है वो कितना बन रहा है, 15 लाख माइनस 1 लाख। हमारा जो क्लोजिंग डेटर है वो कितना बन रहा है, 15 लाख माइनस 1 लाख, तो ये हो जा रहा है 4 लाख। तो अगर 70,000, अब इस 14 लाख पे हम लोग 5% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो 70,000 का प्रोविजन क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पर बैलेंस करके देखो कितना आएगा, 1,70,000। बैलेंस कर लेते हैं फिर हम कंसेप्ट भी समझाते हैं। 1,70,000, तो यहाँ पर बैलेंस करके बताओ कितना आ रहा है अमाउंट, 1,30,000 आ रहा है, ठीक है, 1,30,000। अब इसे क्या लिखना है, फिर से एक बार कंसेप्ट को समझो, ठीक है। इसे क्या लिखना है तो तुम लोग खुद ही बता पाओगे। प्रोविजन क्रिएट होता है पीएल से। हम लोगों ने पहले 40,000 का प्रोविजन क्रिएट किया, लेकिन बैड डेप्ट हो गया 1 लाख, ठीक है। मतलब बात ये हो गया कि तुमने पैसा जमा किया 40,000 और सामान खरीद के लेके आ गए 1 लाख का, उसी तरह का बात है। तो तुमने 40,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था, तुम्हारा बैड डेप्ट हो गया 1 लाख, यहीं पर तुम्हारा एस्टिमेशन गलत हो चुका है 60,000 का, यानी तुम्हें और भी कितने का नुकसान हो गया है, 60,000 का। ये नुकसान कहाँ से भरपाई करना है, जो प्रॉफिट है उससे करना है। उसके साथ साथ इस साल कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, 5%, दैट इज 70,000, और ये भी हम लोग प्रॉफिट से ही लेंगे। तो प्रॉफिट से कितना लेना पड़ेगा, पिछले साल का एस्टिमेशन का गलत हुआ इसीलिए 60,000, और इस बार हम लोगों ने 70,000 का क्रिएट किया है प्रोविजन, तो 60 + 70 दैट इज 1,30,000। एंड वही देखो बैलेंस में यहाँ शो कर रहा है 1,30,000। तो बता सकते हो ये 1,30,000 कहाँ से हम लोगों को लेना है, मतलब 1,30,000 का जो लॉस हो गया है ये हम लोग कहाँ से भरपाई करने वाले हैं, कहाँ से पीपीटीटी क्रिएट होता है, लॉस में डेबिट से, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाई क्या लिखेंगे, पीएल, इसीलिए बाई पीएल लिखा जाता है। ये देखो बाई पीएल हो गया। अब तुम लोग को पूछा है पीएल में क्या लिखना है, अब तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स करते हो ना, तुम लोग इस तरह से करते हो, ये देखो तुम लोग लिखते हो 2 पीबीडीटी लिख देते हो, ये ओल्ड वाला जो है इधर लिख देते हो, बाई बैलेंस बाई ओपनिंग बोल के, बहुत जन इस तरह से ओल्ड वाला इधर लिखता है, न्यू प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ है। अगर तुम लोग अकाउंट बना सकते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो ये वाला 1,30,000 क्रॉस पोस्टिंग करके, फिर इतना सब लिखने का जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट इस तरह से तुम लोग लिख सकते हो 2 पीबीडीटी बोल के 1,30,000। या फिर इसी चीज को तुम लोग क्या करते हो, इस पीएल में अरेंज करते हो, ये 40,000 को इधर लिखते हो ओपनिंग, या फिर बहुत जन ओपनिंग को इधर माइनस करके भी लिख सकता है। न्यू पीबीडीटी 70,000 लेस कर देते हो, 40,000 बैड डेप्ट फिर वहां पर लिखते हो, तो इस तरह से हो जाता है 1,30,000। ये 70 जो है न्यू प्रोविजन माइनस कर देते हो ओल्ड प्रोविजन, तो बच जाता है 30, और बैड डेप्ट हो रहा है 1 लाख, तो फिर उसका एडजस्ट करके 1,30,000 हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी समझ सकते हो। और बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, देखो बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, ये वाला बैलेंस शीट में ये चला जाएगा एसेट साइड में, बिकॉज ये डेटर वाला डेटा है, ठीक है। तो एसेट साइड में किस तरह से लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में ही दिखाते हैं। देखो एसेट साइड में किस तरह से लिखेंगे बैलेंस शीट, तो ये देखो पहले हम लोग लिखेंगे डेटर लिख देते हैं, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटर। डेटर हम लोग का कितना है, डेटर हम लोग का है
15 लाख का था, डेटर हम लोगों का है 15 लाख। ये देखो लेस कर देंगे बैड डेट 1 लाख, तो कितना बन गया 14 लाख। और इसमें नया पीबीडीडी हम लोगों ने क्रिएट कर दिया था एट द रेट ऑफ 5%। तो नया जो पीबीडीडी क्रिएट किया वो हुआ 70,000। नया जो पीबीडीडी क्रिएट किया वो हुआ 70,000। तो फिर यहाँ पर माइनस करके देख लेते हैं कितना बच रहा है डेटर। 14 लाख माइनस 70,000, हाँ 70,000, तो ये हो गया 13,30,000। तो ये डेटर का बैलेंस दिखेगा 13,30,000। इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट में से शो करते हैं। अच्छा, और एक डेटा होता है, एक एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स का ऐसा होता है जो 3 जगह पे पोस्ट होता है, ठीक है। जो 3 जगह पे पोस्ट होता है दैट इज एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक बाय एक्सीडेंट और फायर। कोई भी स्टॉक अगर बाय एक्सीडेंट या फिर फायर एबनॉर्मली लॉस हो जाता है, एबनॉर्मल मतलब जो हमारे कंट्रोल में था लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, जैसे कि चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, आग लग जाना, ये सब का एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। नॉर्मल मतलब जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, मतलब जो गॉड से मिला है, ठीक है, जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, ऐसा माना जाता है कि हमारे कंट्रोल में है। अब आग लग गया तो कंट्रोल में है, ऐसा मतलब सोचना अजीब सा लगता है, लेकिन बोला जाता है कि आग लग गया है ये हमारे कंट्रोल में था, अगर हम लोग सेफ्टी के साथ काम करते तो नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता, चोरी नहीं होता, जो भी हो, तो इसे एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। एबनॉर्मल लॉस का 3 जगह पे पोस्ट होता है, एक बैलेंस शीट में, एक ट्रेडिंग में, एक पीएल में, ठीक है। ये एक लौता ऐसा एडजस्टमेंट है जो 3 जगह जाएगा। कैसे? क्योंकि जो स्टॉक जल गया है उसे तुम्हें परचेज से लेस करके दिखाना है, इसीलिए देखो एंट्री के साथ दिखा है लॉस बाय 5। तो पूरा का पूरा अमाउंट देखो, यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया हुआ, गुड्स जो है 6,000 का डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर और इसके ऊपर इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया है 4,500। अब 6,000 का गुड्स जल गया है तो तुम्हारा स्टॉक कितना माइनस करना पड़ेगा 6,000 से। अब इंश्योरेंस कंपनी ने अगर क्लेम दे दिया है 6,000 के ऊपर 4,500 का क्लेम मिल चुका है, तो तुम्हारा लॉस कितना है 1,500। जो लॉस है वो पीएल में चला जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी ने जितना पैसा पेमेंट करने के लिए बताया है वो पेमेंट का अमाउंट जो है वो चला जाता है बैलेंस शीट में एज ए रिसीवेबल बोल के कि मुझे ये पैसा मिल जाएगा फ्यूचर में। तो ये देखो इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, इसे डेटर बना रहे, जैसे डेटर टू सेल करते हो ना, उसी से तरह से इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग डेटर बना रहे, इससे हमें पैसा मिलेगा 4,05,000 और मेरा लॉस कितना हुआ 6,000 में ओनली 1,500 टू लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर अकाउंट क्लोज हो गया। तो जो लॉस हो जाएगा टोटल अमाउंट परचेज से डिडक्ट हो जाएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा वो डेटर की तरह होता है, इसीलिए वो एसेट साइड में जाता है रिसीवेबल में, इंश्योरेंस कंपनी बोल के, रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी या फिर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जो चाहे लिख सकते हो 4,500 एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस बाय फायर। इसका मतलब जो फायर से तुम्हारा लॉस हुआ है वो लेकिन 6,000 का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 1,500 का है, बिकॉज तुम्हारा इंश्योरेंस करवाया हुआ था। तो अगर इंश्योरेंस करवाया हुआ है और स्टॉक लॉस बाय फायर है तो ये एक लौता एडजस्टमेंट है जो 3 जगह पे एडजस्ट होता है। बाकी सारा एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा, तो सिर्फ 2 ही जगह एडजस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अकाउंट है इससे बोला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने के लिए बोला है, प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज। अच्छा, क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव आइटम एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आई होप तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये क्लोजिंग एंट्री क्या है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो देखो हम यहाँ पर दिखाते क्या हुआ है। क्लोजिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि तुम लोग ट्रेडिंग में ये सारा डेटा को किस तरह से लिखोगे। ट्रेडिंग में जो लिखते हो जैसे कैपिटल, ये तो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। इन्वेंट्री, ये ट्रेडिंग का पार्ट है। इन्वेंट्री यानी स्टॉक। तो देखो ट्रेडिंग जब ओपनिंग स्टॉक होता है तो क्या होता है, 2 ओपनिंग स्टॉक लिखते हो,
तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, एक बार रीड करके देखो ना, ट्रेडिंग ऊपर लिखा हुआ रहता है, नीचे लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस। क्लोजिंग एंट्री क्यों बोलते पता है, क्योंकि अब तो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, यानी पूरे साल का डेटा जो है उसे क्लोज कर रहे हो, किसी को ट्रेडिंग में क्लोज कर रहे हो, किसी को पीएल में क्लोज कर रहे हो, और किसी को, और जो ट्रेडिंग एंड पीएल में नहीं जा रहा है उसे बैलेंस शीट में बाकी डेटा जो है उसे लिख रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएल का ही होता है, क्योंकि वो दोनों अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट कभी भी अकाउंट नहीं है, ये एक शीट है। जो बाकी बचा हुआ डेटा रहता है, जो ट्रेडिंग पीएल में नहीं जाता है, जो बैलेंस बचा हुआ है, उसी को हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। इसीलिए एंट्रीज जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग और पीएल में ही जाएगा, और इसमें तुम लोग को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तुम लोग लिख के हैबिचुएट हो, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस, तो ट्रेडिंग डेबिट होगा। सेल्स इधर आता है बाई साइड में, तो सेल्स टू ट्रेडिंग, तभी तो बाई सेल्स पोस्ट होता है। क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक तभी तो पोस्ट होता है, टू ट्रेडिंग। फिर ट्रेडिंग टू पीएल क्यों, ये जो तुम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो, ठीक है। फिर अब पीएल में क्या क्या जाता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट सैलरी, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, जो वहां पर डेटा है उस रिगार्डिंग यहाँ पर एंट्री किया हुआ है। तो ताकि कभी क्लोजिंग एंट्री आ जाए तो तुम लोग सोच में ना पड़ जाओ कि क्या होता है क्लोजिंग एंट्री, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इस क्वेश्चन का बोला है ट्रेडिंग एंड पीएल, जो कि काफी आसान है, ये तुम लोग कर पाओगे। अब बैलेंस शीट का देखो, तुम लोग कभी ध्यान दियो, बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश वगैरह नीचे लिखा जाता है, ये देखो, या तो ये फॉर्मेट फॉलो होता है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। एक चीज देख रहे हो, कैश मतलब लिक्विड, कैश इन हैंड सबसे ज्यादा लिक्विड, कैश एट बैंक में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, घर पे पैसा है तो तुरंत निकाल सकते हो, बैंक पे है तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो प्रोसीड्योर से जाना ही पड़ेगा, जितना भी तुम ऑनलाइन पे करो, कुछ करो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये इसका लिक्विडिटी थोड़ा सा कम है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर सिक्योरिटीज खरीद के रखे हो, उसे भी सेल करोगे तो पैसा मिल जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग प्रोसीड्योर है तो थोड़ा कम लिक्विड है। अदर इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखो पैसा वगैरह, तो इन्वेस्टमेंट सेल कर दोगे तो पैसा मिल जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जैसे ही मैच्योर होगा पैसा मिल जाएगा। सन्ड्री डेटर, डेटर जैसे ही टाइम आएगा पैसा देगा तो तुम्हें कैश मिल जाएगा। स्टॉक, अगर कभी जरूरत हो तो स्टॉक बेच रहे हो, जरूरत हो या फिर तुम अगर सेल कर रहे हो तो स्टॉक सेल करोगे, नॉर्मल सा बात है, तो उससे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो स्टॉक से ही डेटर क्रिएट होता है, देखो स्टॉक बेचते हो डेटर क्रिएट होता है अगर क्रेडिट सेल कर रहे हो, कैश क्रिएट होता है अगर कैश सेल कर रहे हो। अब वो कैश को तुम बैंक में सेंड कर सकते हो। अब वो जो पैसा आ रहा है, अब डेटर से कभी कभी बिल्स रिसीवेबल भी क्रिएट होता है, ऐसे डेटर भी होते हैं जो 4-5 महीने के लिए उधारी मांग लेते हैं, उनके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया जाता है। अब पैसा जो आ रहा है उससे इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, उससे सिक्योरिटीज वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये सब जो है ना, ये लिक्विड है। लेकिन फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, ये इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, और इसे हम लोग रीसेल करने के लिए खरीदते भी नहीं। ये सारा रीसेल के लिए ही है, लेकिन इसे हम लोग रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। ऊपर देखो ज्यादा लिक्विड चीज है, नीचे देखो टफ चीज है, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी देखो ऊपर लिक्विड लिखा हुआ है, बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर, लोन आउटस्टैंडिंग, रिजर्व सरप्लस एंड कैपिटल। अब देखो इसका क्या कंसेप्ट बोला जाता है। एक होता है लिक्विडिटी कंसेप्ट। अंडर दिस अप्रोच द एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश फर्स्ट इज प्रेजेंटेड फर्स्ट। एक होता है लिक्विडिटी अप्रोच से बैलेंस शीट बनाओ, यानी तुम्हारा जो भी ज्यादा लिक्विड है उसे पहले लिखो, उससे कम लिक्विड उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, इस तरह से तुम्हें एक सीक्वेंस मेंटेन करके लिखना है। दैट इज लिक्विडिटी अप्रोच, जो कि ये था, मैंने समझाया। और एक होता है परमानेंस अप्रोच, जहां पर हम लोग जो टफ चीज होता है ना, जो फिक्स चीज होता है, वो ऊपर लिखते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। उससे तो देखो अब स्टॉक, धीरे धीरे फिर डेटर, बिल्स रिसीवेबल, अदर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। तो ये अप्रोच याद रखो। एक होता है लिक्विडिटी, यानी लिक्विड वाला चीज ऊपर रहेगा, और एक होता है परमानेंस, यानी जो फिक्स्ड है, परमानेंट है, जैसे कि प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये नॉर्मली परमानेंट नेचर का होता है, ये पहले लिखा जाता है, तो इसे बोलते हैं परमानेंस। परमानेंस इसे क्या बोलेंगे, एजम्पशन, ठीक है। दो एजम्पशन से होता है, एक परमानेंस और एक लिक्विडिटी। लाइबिलिटी भी इसी तरह से देखो, लाइबिलिटी भी दो तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म मतलब जो मोर देन 12 मंथ्स के लिए है, और शॉर्ट टर्म मतलब जो 12 मंथ्स के अंदर ही हमें पे कर देना है। अब देखो बैलेंस शीट का एक फुल फॉर्मेट दिया हुआ है। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसे हम लोग छू के देख सकते हैं, जो मतलब टच कर सकते हैं, विजिबल है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल। इंटेंजिबल के अंदर गुडविल, पेटेंट, डिजाइन एंड ब्रांड नेम। इंटेंजिबल मतलब जो हम लोग छू के नहीं देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज इंटेंजिबल।
और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। करंट एसेट दिया हुआ है, करंट एसेट तो अभी हम लोगों ने देखा इन्वेंट्री इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेमेंट्स यानी प्रीपेड, जैसे कि मैंने कहा आउटस्टैंडिंग कर दो या फिर प्रीपेड कर दो। एक्सपेंस या इनकम अगर टाइम पे हो रहा है तो वो एक्सपेंस या इनकम कहलाएगा, लेकिन टाइम से आगे या बाद में हो रहा है तो वो फिर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इस तरह से कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड देखो, कैपिटल, कैपिटल में हम लोग कैपिटल हमारा कैसे इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट से इंक्रीज कर सकता है, लॉस से डिक्रीज कर सकता है, ड्रॉइंग से डिक्रीज कर सकता है, लॉन्ग टर्म लोन है, अदर लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन में कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, अदर लोन। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर बैंक तुम्हें ऐसा फैसिलिटी दे रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा नहीं है तुम उससे ज्यादा विथड्रॉल कर सकते हो, दैट इज इंस्टेंट लोन जो होता है ना, उसे ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। अगर बैंक के तुम अच्छे कस्टमर हो तो ही बैंक तुम्हें ये फैसिलिटी देगा, अदरवाइज नहीं देता है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह देखो, एक्सपेंस, एक्सपेंस तो एक्सपेंस होता है ना, पीएल में जाना चाहिए, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग है, देना चाहिए था नहीं दिया हम लोगों ने, ये लायबिलिटी है। प्रीपेड मतलब अभी करना ही नहीं है पेमेंट, हम लोगों ने कर दिया तो फिर ये प्रीपेड है, तो प्रीपेड यानी एसेट बच गया ना, आगे जाके मतलब हम लोग ऐसा लग रहा है देना नहीं पड़ेगा, बात तो एक ही है ना, तुम अभी दो बाद में दो, देना तो तुम्हें है ही, लेकिन ये अप्रोच है। अब अगर तुम टाइम पे दे रहे हो तो ये तुम्हारा पेमेंट है, और तुम आगे का भी दे रहे हो तो वो तुम्हारा प्री पेमेंट है, तुमने यूज ही नहीं किया सर्विस या फिर गुड्स लाया ही नहीं उसके पास से और तुमने पेमेंट कर दिया, तो ये प्री पेमेंट कहलाता है। इसके अलावा प्रोविजंस वगैरह जो भी होगा वो इधर होता है, या तो तुम लायबिलिटी साइड में लिख दो या तो तुम रिलेटेड डेटा से प्रोविजंस को माइनस कर दो, जैसे बैड डेट जो है वो डेटर से माइनस करके लिख सकते हो, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और इस हिसाब से क्या होता है, टोटल में चेंजेस आ जाता है। जैसे तुम प्रोविजन लिख रहे हो ना, तो इस पैटर्न में करोगे तुम्हारा बैलेंस शीट टैली करेगा, बट टोटल जो है अलग आएगा, और जो माइनस करके लिख रहा है ना उसका टोटल उसका भी टैली करेगा, लेकिन उसका टोटल जो है वो अलग आएगा। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है एक डेटा और इससे बोला है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कैपिटल किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, 14% टर्म लोन ये भी लायबिलिटी, लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी ये लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल ये एसेट साइड जाएगा, कैश इन हैंड एसेट साइड जाएगा, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड ये भी एसेट साइड जाएगा, फर्नीचर ये एसेट साइड जाएगा, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, एडवांस टू सप्लायर ये क्या है, एडवांस टू सप्लायर एसेट है, नेट प्रॉफिट ये कैपिटल के साथ ऐड होगा, ड्राइंग्स जो है कैपिटल से लेस होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया, लेकिन मेन ये है कि तुम लोग को कोई भी एक अप्रोच के साथ चलना चाहिए, तो बेटर यही होता है कि पहले फिक्स्ड एसेट लिखो फिर करंट एसेट लिखो। ठीक है, मतलब कौन सा वाला अप्रोच लेना है तुम लोगों को, परमानेंस। ठीक है, परमानेंस अप्रोच से हम लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और इससे बोला है बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग एक बार ये वाला क्वेश्चन जस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी करना है करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग एक बार देखो, इलास्ट्रेशन 7, इसे थोड़ा सा कर लेते हैं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है तो मुझे पता चल जाएगा तुम लोग का एडजस्टमेंट क्या समझ में आ रहा है। द बैलेंस शीट ऑफ थापा ऑन 1 Jan 2017 दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है। ठीक है, प्लांट, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, एक्सपेंसेस, कैपिटल। अब देखो क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग 2017 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड ए नेट प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 15,30,000, दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये क्या क्या पे करने के बाद है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, provision for doubtful debt 5%, the trade receivable of the trade receivable, but while preparing the PL account he had forgotten to provide for one outstanding expense totaling 1,80,000, point 2 prepaid insurance to the extent of 20,000. his current asset and liability 31st December 2017 where दिया हुआ है, देखो inventories, trade receivable, cash at bank, trade payable. During the year he withdrew 6 lakh for domestic purpose. तुम लोग को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट जो गलत है अगर उसे सही नहीं करेंगे तो कैपिटल में तो गलत नेट प्रॉफिट जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पीएल को जो है उसे फिर से प्रिपेयर करेंगे, पीएल प्रिपेयर होते ही हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे।
तो पहले देखो हम पीएल प्रिपेयर करके तुम लोग को दिखाते हैं कि क्या गलत जो हुआ है उसे कैसे रेक्टिफाई करना है। तो पीएल अकाउंट तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख रहे हैं रिवाइज्ड, ठीक है। रिवाइज्ड क्योंकि हम लोग फिर से इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह हो चुका है। तो देखो क्या था, पहले प्रॉफिट हमारा क्या था 15,30,000, इसे ठीक करना है हम लोगों को। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, प्रॉफिट है ब्रॉट डाउन कर लेते हैं 15,30,000। अब रॉन्ग क्या हुआ है देखो, अब रॉन्ग ये हुआ है कि एडजस्टमेंट जब हुआ था तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है 1,80,000 ये चार्ज करना भूल गया अकाउंटेंट, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 20,000 ये भी चार्ज करना भूल गया जिसने अकाउंट प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो अगर पीएल अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं दिखाया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो पे करना चाहिए था लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, तो बता सकते हो मेरा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है। मैंने एक्सपेंस कम दिखाया तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है? प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो कम करना है तो इधर लिखेंगे। वैसे भी तुम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो डेबिट साइड में ही लिखते हो ना, तुम लोग अपने हिसाब से क्या करते हो, डेबिट साइड में ही लिखते हो। लेकिन कंसेप्ट के साथ समझ लो क्यों डेबिट साइड में लिखते हो। तो तुम लोग क्या करते हो, सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बात तो एक प्लस लिखो या 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखो। प्लस करने का तो डेटा है नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने लिखा 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, प्रॉफिट को मैंने कमाने के लिए इधर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस था 20,000, तो प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब मेरा एक्सपेंस का टाइम हुआ ही नहीं है लेकिन मैंने वो एक्सपेंस जो है वो दिखाया है, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है? कम दिख रहा है। कम दिख रहा है तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बाई प्रीपेड एक्सपेंस, एक्चुअली अगर यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस किस रिलेटेड है अगर होता तो हम लिख देते माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, वो तो हम लिख नहीं पा रहे, माइनस की जगह हम लोग इधर लिख सकते हैं, एक ही बात है। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया 20,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,50,000, ठीक है। और ये हो गया 15,50,000 माइनस 1,80,000 कर दो तो 2 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये हो रहा है 1 माइनस 1,80,000, तो ये हो जाएगा 13,70,000। हाँ 13,70,000, ये हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट आ गया। बस अब हम लोग क्या करेंगे, अपना बैलेंस शीट जो है ये बना लेंगे। हो सकता है ये तुम लोग का ऐसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह आ जाए, तो तुम लोग इस तरह से इसे कर सकते हो। अब किस तरह से बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले कैपिटल लिख लेंगे। कैपिटल है 50 लाख, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। चलो कैपिटल 50 लाख, और अभी हम लोगों ने नेट प्रॉफिट को सही कर लिया है, तो नेट प्रॉफिट 13,70,000। अच्छा कुछ ड्राइंग्स वगैरह भी था, ड्राइंग्स दिया हुआ है 6 लाख फॉर डोमेस्टिक मतलब पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स करेंगे। तो मैंने बताया अभी तुम लोगों को कैपिटल से वो क्या होता है, लेस होता है। थोड़ी देर पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो ये लेस हो जाएगा। और क्या है देखते हैं, और कुछ होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो इसने अपना एक रूल्स बना के रखा है कि जो भी कैपिटल है उस पर ये इंटरेस्ट ले लेगा, तो इंटरेस्ट लेगा तो कैपिटल का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर लोगों को, वैसे इंडिविजुअल भी चाहे तो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सकता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है 6%। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कितना हो, बताओ कितना होगा? 3 लाख। हाँ 3 लाख, 50 लाख पे 6% लगा लो तो 3 लाख हो जाएगा। अब ये हम लोग टोटल कर लेते हैं तो हम लोग को कैपिटल मिल जाएगा 50 प्लस 13,70,000, तो ये हो जाएगा 63,70,000 माइनस ये हो जाएगा 3 लाख, इसे नेट कर देते हैं तो 60,70,000, ठीक है 60,70,000। अच्छा उसके बाद देखो इधर पहले देख लेते हैं इधर क्या क्या है। एक्सपेंसेस पेबल यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और ट्रेड पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और ट्रेड पेबल है। तो ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर, ट्रेड पेबल का अमाउंट है 15 लाख। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है? ट्रेड पेबल, अच्छा ये देखो ये एट द एंड ऑफ द 31 दिसंबर 2017 बता रहा है, ये 1 जैन का है। तो हम लोग बैलेंस शीट तो बनाते हैं एट द एंड ऑफ द डेट में ना, तो फिर कौन सा लेना पड़ेगा, ट्रेड पेबल हम लोग को लेना पड़ेगा 11,40,000।
और इसके जगह और क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर तो कुछ नहीं बताया तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेएबल है 1,50,000 और अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक एक्सपेंस लिखा नहीं है, टोटलिंग 1,80,000 होना चाहिए। 1,50,000 दिखाया हम लोगों ने, लेकिन ये देखो इन लोगों ने बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टोटलिंग मतलब ओवरऑल 1,80,000 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी हम लोगों ने रेक्टिफाई किया है 1,80,000। और तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, ये वाला देख के ही हम लोग कर रहे हैं। प्लांट फर्नीचर, तो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है 30 लाख और इस पे कुछ डेप्रिशिएशन, हाँ तो डेप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। देख लो कितना रेट है, डेप्रिशिएशन है हम लोग का 10%, तो 30 लाख पे 10% 3 लाख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 लाख। अच्छा, और फर्नीचर एंड फिक्सचर है शायद, देख लेते हैं। फर्नीचर फिक्सचर, हाँ 3 लाख, फर्नीचर फिक्सचर 3 लाख है और इसमें 5% का डेप्रिशिएशन है, लेस डेप्रिशिएशन 5%। ये 5 इंटू 3 15,000, अब लेस कर लो 2,85,000 हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें कुछ प्रोविजन भी था, तो ट्रेड रिसीवेबल पहले देख लेते हैं कितना है। ट्रेड रिसीवेबल पहले हमारा है 14 लाख, ये स्टार्टिंग डेट पे था, यहाँ पर देख लेते हैं एंडिंग डेट पे दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 20 लाख हुआ था, तो 20 लाख लिखेंगे। बाकी डेटा का दिया हुआ नहीं था इसलिए हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख है, प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, लेस पीबीडीटी 5%, तो 1 लाख हो जाएगा, तो 19 लाख। और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कैश एट बैंक और स्टॉक, कैश एट बैंक और स्टॉक देख लेते हैं, नीचे है, नीचे है कैश एट बैंक है 10,35,000, तो यही लिखेंगे 10,35,000। इन्वेंट्री लिख लेते, पहले ये लिख लेना चाहिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, और कैश, कैश है कैश हो रहा है हम लोगों का 10,35,000, ये देखा हम लोगों ने 10,35,000। अच्छा, और स्टॉक जो है 14,50,000, तो 14,50,000 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और हमारा प्रीपेड एक्सपेंस भी होना चाहिए ना, अभी हम लोगों ने लिखा था प्रीपेड एक्सपेंस, ये वाला भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। प्रीपेड, प्रीपेड जो है वो है 20,000, प्रीपेड हमेशा एसेट होता है, ठीक है। हम लोगों ने सर्विस लिया ही नहीं, उसके पहले पेमेंट कर दिया। अब इस तरह से एडजस्ट करना पड़ा हम लोगों को। देखो सबसे पहला बात है, ये बैलेंस शीट 1 जनवरी का है, यानी पिछले साल वाला बैलेंस शीट है, तो पिछले साल वाला ओपनिंग डेटा होता है और कुछ क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है, तो जिसका क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है उसका क्लोजिंग यूज कर लिया हम लोगों ने, और जिसका क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है उसको एडजस्ट करना पड़ा, लाइक प्लांट मशीनरी फर्नीचर, इस तरह से एडजस्ट करना पड़ा। बाकी जो जहां पर एडजस्ट होता है लाइक ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस तरह से हम लोगों ने एडजस्ट किया। और टोटल कर लेते 60,70,000 प्लस 11,40,000 प्लस 18, 1,80,000, तो ये हो जाएगा 73,90। और ये चेक कर लेते हैं 27 लाख माइनस 28,500 माइनस 19 लाख माइनस 14,50,000 माइनस 10,35 माइनस 20,000, हाँ तो दोनों टैली हो रहा है, दोनों साइड टोटल हो रहा है 73,90,000। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। और हम तुम लोग को क्वेश्चन सेंड करेंगे, ठीक है, मैंने जो भी पढ़ा है उस रिलेटेड हम क्वेश्चन सेंड करेंगे फाइनल अकाउंट्स के लिए, तो तुम लोग वो होमवर्क करना, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में उससे डिस्कस करेंगे, होमवर्क जो भी करेंगे उससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो हम तुम लोग को सेंड कर देंगे। आज जो भी हम लोगों ने सम्स किए उसका भी पीडीएफ, और जो मुझे होमवर्क देना है उसका भी पीडीएफ, दोनों ही हम सेंड कर देंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।